शुरू में तो मुझे लगा कि नंबर बढ़ रहे हैं, फॉलोअर बढ़ गए, 50 लाख हो गए, 51 लाख हो गए। अभी मेरे पास में 1 करोड़ 20 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। ऑडियंस से कनेक्शन बनाए रखना भी एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। बिफोर यू बिकम एन अचीवर, फर्स्ट यू नीड टू बिकम अ ड्रीमर। वायरल तो आजकल बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन दिल को छू जाएं ऐसी कुछ ही चीज़ें होती हैं। किसी ने बड़े कमाल की बात की कि आवाज़ अच्छी होती है तो कुछ लोग सुनते हैं, बात अच्छी होती है तो बहुत सारे सुनते हैं। ये फॉलोअर बढ़ गए, इस सब की कहानी नहीं है। ये शायद आई एम द चोजन वन की आपके ज़रिए बातें पहुँच रही हैं, लोग सुन रहे हैं, सीख रहे हैं। सो अब फ्यूचर में जैसे हम देख रहे हैं कि सब कुछ पॉडकास्ट या स्ट्रीमिंग की तरफ जा रहा है, तो ऐसे में आपको लगता है रेडियो सर्वाइव करेगा? इंटरनेट बंद कर सकती है सरकार, बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल लग सकता है, रेडियो पे नहीं लगता। रेडियो आप सुन सकते हो घर में, इमरजेंसी सिचुएशंस में तो रेडियो को ही यूज़ किया जाता है। कि रेडियो जॉकी को ऐसा करियर नहीं है जो पढ़ा के सिखा दे, ये रियाज है। कई सारे ऐसे रेडियो जॉकीज पॉपुलर हुए हैं जिनकी आवाज़ अच्छी नहीं है, जिनकी आवाज़ अगर आप सुनोगे तो शायद आप उनको ऑडिशन से ही बाहर कर दोगे। लेकिन ऐसे लोग बहुत पॉपुलर हुए क्योंकि उनकी बात में बहुत दम था, उनके तरीके में बहुत दम था। तो बात ये है कि आप गोल छोटे बनाओगे, अचीव डेफिनेटली होंगे। Welcome, switchers, to yet another powerful episode of the Duologue series of Switch Talk, where we bring you deep, meaningful conversations with those who have walked extraordinary paths. आज हमारे साथ हैं एक ऐसे मेहमान जिनकी आवाज़ सुबह सुबह होप और हीलिंग की तरह गूंजती है, जिनकी कहानियाँ ना सिर्फ सुनी जाती हैं बल्कि महसूस की जाती हैं। He is not just an RJ, he is a storyteller, a motivational voice, a social media sensation with millions of hearts tuning in every single day. From Salam Jaipur to now Super Savera, from a local studio to becoming one of India's most followed radio personalities, he has redefined what it means to be an RJ in the digital age. Please welcome the man whose stories wake up the country with soul and sincerity, RJ Karthik. थैंक यू सो मच। Karthik bhai, it's a true honor to have you on Switch Talk. This one's going to be heartfelt, honest and hopefully historic. और अब तो आपकी किताब भी आ गई है, कर दिखाओ कुछ ऐसा। कमाल की किताब लिखी है आपने। शुरू करना चाहूँगा पहले सेगमेंट से, which is from small town to national fame. So कार्तिक भाई, ये बताएं, छोटी जगह से आकर नेशनल आइकॉन बनना, ये किसी फिल्म का प्लॉट लगता है, बट आरजे कार्तिक ने इसे रियलिटी बना दिया। जब इरादे नियत से बड़े हो जाएं तो उनमें आवाज़ भी लगती है और असर भी। आपको आरजे बनने का जुनून कहाँ से मिला जब आप छोटी जगह से थे और रेडियो इंडस्ट्री भी एक क्लोज वर्ल्ड थी? सो बेसिकली जब मैं 9th में पहुंचा तो मेरे लिए सब कुछ डिफ़िकल्ट हो गया था। फिर मेरे एक सीनियर थे, उन्होंने मुझे गाइड किया कि आप करो मेहनत करो, मैं भी एक छोटी जगह से आता हूँ ये वो। तो फिर मैंने मेहनत की, नवोदय विद्यालय में था मैं, जवाहर नवोदय विद्यालय में। सो 9th में बहुत मेहनत की। मोटिवेशन वर्ड मुझे तब समझ में आया कि कैसे आप अपनी लाइफ में 100% चेंज ला सकते हैं अगर आप अपने ऊपर वर्किंग शुरू कर दें। सो 10th में अच्छी परसेंटेज आई, सोशल स्टडीज़ में अच्छे नंबर थे, बट मुझे लगा कि अपन तो साइंस मैथ्स या बायो में जो है कुछ कर सकते हैं, तो मैंने साइंस बायो ऑप्ट कर ली। फिर वो बड़ी बड़ी किताबें आ गई, वो मेरे बस की नहीं थी। मैं केमिस्ट्री में फ़ेल हो गया 11th में। तो मेरा जो डॉक्टर बनने का एक सपना था, लग रहा था अपन कुछ कर लेंगे, वो तो वहीं पे शैटर हो गया। मैं समझ में आ गया कि अपने बस का नहीं है। और मैंने ऑनेस्टली फादर से कहा कि ये, उनको भी समझ में आ गया कि कुछ, मैंने कहा ऐसी डायरेक्शन में जाने का लॉजिक नहीं है जहाँ कुछ दिख नहीं रहा। तो फिर मैंने सोचा कि मीडिया में कुछ कर सकते हैं। तो प्राइवेटाइजेशन न्यूज़ चैनल का शुरू हुआ था और नाना जी बड़े देखते, तो मैंने कहा ये एंकर्स जो हैं ऐसी कुछ लाइव बनाते हैं। तो मैं इंदौर में मास कम्युनिकेशन का कोर्स करने की सोच रहा था, देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी से। वहाँ का मैंने एंट्रेंस दिया, फिर उसका रिजल्ट आते आते थोड़ी देरी होगी, सितंबर अक्टूबर। तो पापा ने कहा क्या पता अगर वहाँ नहीं हुआ तो 1 साल पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो फिर मैं बीबीए करने जयपुर चला आया। तो जो यहाँ पर आकर के जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने फर्स्ट टाइम एक रेडियो जॉकी थे आरजे सिड, उनको सुना। वो अभी मुंबई में आरजे सिद्धू नाम से शो करते हैं, और उनको सुन के मुझे लगा कि ये तो अपन भी बोल सकते हैं, क्योंकि मैं वो प्रैक्टिस तो कर ही रहा था न्यूज़ चैनल के एंकर्स वाली। और वो इंडियन आइडल भी देखता था मैं, तो मुझे लगता था क्या पता अपन इंडियन आइडल नहीं बन जाए। अच्छा, तो गाते भी हैं? थोड़ा बहुत, थोड़ा ऐसे गुनगुनाने वाला। बट ये था कि एक वो सपने होते हैं ना, वो ये वो उम्र होती है जब ऐसा लगता है हम सब कर सकते हैं।
और एक्चुअली मुझे लगता है कि ये वो उम्र हमारे साथ लाइफ टाइम हमें लर्निंग रख के चलनी चाहिए कि हम सब कर सकते हैं, वी कैन अचीव ईच एंड एवरीथिंग। अगर इधर गोल क्लियर है तो आप सब अचीव कर सकते हो। सो बेसिकली आरजे सिड को सुन के मुझे लगा कि करना चाहिए। फिर मेरे जो कॉलेज के वो थे जो हमारे प्रोफेसर थे, उन्होंने बोला कि आरजे में कोई वो डिग्री विग्री नहीं चाहिए होती, इसमें तो आपके अंदर अगर टैलेंट है तो दे विल हायर यू। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैं अलग अलग रेडियो चैनल में चल जाता कि लो जी आरजे ले लो हमें तो उन्होंने कहा भाई ऐसे नहीं होता। तो आरजे की तरह बोलना तो आ गया, बेसिकली क्या होता है नकल करना तो आ गया कि ऐसे ऐसे बोलते हैं जी हलो हलो वो, बट उसके जो नुआंसेस हैं, प्रोनाउंसिएशन है, प्रेजेंटेशन है, वो सब मुझे तब समझ नहीं थी। सो फाइनल ईयर में आई डिसाइडेड कि अब मैं इंटर्नशिप करूँगा एक रेडियो चैनल में फुल टाइम। कॉलेज वालों को मैंने मनाया कि मुझे थोड़ा परमिट कीजिए, मैं जाना चाहता हूँ। तो उनका भी सपोर्ट रहा, मेरी फैमिली ने भी कहा कि चलो कुछ करना चाह रहे हो अलग। ये वो समय था 2009 में मैंने इंटर्नशिप की थी। तो आप अगर सोचोगे तो आज से 15-16 साल पहले फैमिली इतनी जल्दी राज़ी नहीं होती थी, वो इतनी जल्दी आपको अग्री नहीं करेंगे कि आप जाओ और कुछ कर लो। और एक ऐसा फील्ड जिसमें कुछ पता ही नहीं है कि क्या होगा। भाई सरकारी नौकरी में पता है पेंशन मिलेगी, तनख्वाह आएगी, 50 बेनिफिट्स हैं, इसमें कुछ अता पता नहीं है। या MBA का दौर था तो मैं BBA कर रहा था, तो घर वालों ने कहा भाई MBA कर लेना, क्योंकि उस टाइम पे MBA जिसने कर ली उसकी नौकरी पक्की मानी जाती थी। तो मैं BBA फाइनल ईयर में था, 9 महीने की मेरी इंटर्नशिप थी। सो वो जो 9 महीने थे उसने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया। ये वो 9 महीने थे जब मैंने सीखा कि लाइफ में अगर आपका टाइम सही नहीं है तो कोई वैल्यू नहीं करता आपको खुद अपनी रिस्पेक्ट जो है अर्न करनी पड़ती है। सो मैं बहुत डिफरेंट चैनल्स में गया। फाइनली माई FM जहाँ पर मैं आज रेडियो जॉकी हूँ, तो वहाँ पर जो हमारे उस समय आयुष तिवारी जी हमारे बॉस थे, उन्होंने कहा यार मैं तुम्हें एक प्रोजेक्ट दे रहा हूँ, इसको तुम बना के लाओ। अगर मुझे लगा कि तुम्हारे अंदर वो मीडिया वाला दिमाग है तो मैं तुम्हें लूँगा इंटर्नशिप के लिए, अदरवाइज़ क्यों तुम्हारा टाइम वेस्ट करूँ। तो मैं घर गया, फिर मैंने प्रोजेक्ट तैयार किया, उनको दिखाया कि सर ऐसे ऐसे कुछ कर सकते हैं। उन्होंने कहा ठीक है। तो मैंने 9 महीने इंटर्नशिप की, 3 महीने की इंटर्नशिप होती थी, सो 3 मंथ्स की। फिर रिक्वेस्ट की कि 3 महीने और बढ़ा दो, फिर 3 महीने और बढ़ा दो। तो जो 6 महीने के बाद जो 9 महीने वाला जो गैप था बिटवीन 7th एंड 9th मंथ, तब मुझे लगा कि ये तो अपने से हो नहीं पाएगा, ये भी नहीं हो रहा है, मतलब अपन आरजे बनते हुए दिख नहीं रहे हैं। क्योंकि आरजे लिमिटेड होते हैं इन अ सिटी, लाइक दे आर ओनली 4-5 रेडियो जॉकीज़ इन अ पर्टिकुलर स्टेशन। या अगर आप जयपुर की बात करें तो 6 चैनल्स हैं यहाँ पे। सो वी हैव गॉट अराउंड 25 आरजेस, तो बहुत ही कम पोजीशंस हैं। अब उसमें आपको अपने आप को एस्टेब्लिश करना इट्स अ टास्क। तो मुझे ऐसा लगा कि सब कुछ बिखर सा गया। मैं तब गांधीनगर रेलवे स्टेशन जो है जयपुर में, वहाँ से क्रॉस करते जाता था। अब तो बड़ा रेनोवेट हो रहा है, बड़ा आलिशान बन रहा है वो, बड़ा खूबसूरत। पर ये तब की बात है जब बीच में से रास्ता होता था। हाँ। तो मैं उधर से क्रॉस करके टोंक फाटक पे रूम लेके रहता था। उस ज़माने की बात है 2009 की, जब मैं इंटर्नशिप करा। तो एक दिन तो मैं जो स्टेशन का जो प्लेटफॉर्म है वहाँ बैठ गया। मेरा कोई ऐसा सुसाइडल थॉट नहीं था, बट माइंड में था कि यार हो क्या रहा है अपने साथ, अपना सिलेक्शन क्यों नहीं रहा, अपन कर क्यों नहीं पा रहे हैं कुछ, जबकि मैं रोज़ प्रैक्टिस करता था। इट वाज लाइक मैं सुबह 7 बजे ऑफिस जा रहा हूँ, रात में 7 बजे आ रहा हूँ, 8 बजे आ रहा हूँ, बट चीज़ें हो नहीं रही है जैसा मैं चाह रहा हूँ। एक जगह पे कुछ वैकेंसी निकली थी, वैकेंट थी पोजीशन, पर मुझे लिया नहीं। तो आंखों में से आंसू आने लग गए। फिर मुझे लगा कि यार कुछ तो कमाल करना पड़ेगा, ऐसे लाइफ नहीं चलेगी, अपन वापस बाउंस बैक करेंगे। तो उस दिन घर पे बात हुई है वो, तो घर वालों ने कहा कि कोई बात नहीं, सब अच्छा हो जाएगा, कोशिश करते रहो, नहीं होगा तो MBA कर लेना, कुछ और कर लेना। मैं ठीक है। फाइनली मैं जो है दूसरे चैनल में मैंने ऑडिशन दिया, वहाँ मेरा सिलेक्शन हुआ। कोटा में मैंने बिग FM के साथ में शुरुआत की। तो मैं वहाँ 2.25 साल लगभग रहा। फिर मैं 6 साल एक दूसरे चैनल में रहा। फिर मैं माई FM के साथ जुड़ा 2012 में। तो बीच में 6 महीने पत्रिका के साथ में था। फिर मेरी जो मीडिया की जर्नी थी, पत्रिका के तड़का FM में था। 6 महीने के बाद 2012 से फिर मैं माई FM के साथ आया। तो वही रेडियो स्टेशन, वही स्टूडियो जहाँ मैं एज एन इंटर्न आता था, जहाँ मेरे लिए जो रेडियो स्टूडियो जो है जिसमें आप अलाउड नहीं हो। 2 महीने तो मैंने वेट किया कि मुझे अंदर आने दें, मैं वो कंसोल देख लूँ, मैं वो माइक को टच कर लूँ कि भैया ये वाला माइक है, ऐसे बोलते हैं, ऐसे करते हैं। तो उन दिनों का एक मुझे, मैं अब बात बहुत लंबी हो गई है, बट मैं उस दिनों का किस्सा मुझे याद आता है कि एक रेडियो जॉकी थे। मैंने उनको कहा कि कैसे ऑपरेट होता है ये कैसे चलता है वो। बोले बेटा ये सब तो कोई भी सिखा देगा, बोलना क्या है वो सीखो। तो माइक कैसे हैंडल करना है या कंसोल कैसे चलाना है, फेडर कैसे ऊपर नीचे होगा, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। इन एवरी रेडियो स्टेशन जहाँ अलग अलग वहाँ पर कंसोल है, अलग अलग सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है, बट बोलना क्या आना चाहिए। सो इट्स लाइक दैट कि भैया बल्ला कौन सा खरीदना है वो एक अलग बात है, पर बैट पकड़ के खेलना कैसा है वो वाली चीज़ है। तो बोलना, बोले वो सीख लोगे ना फिर सब हो जाएगा। तो वो मैंने अपनी लाइफ में अपने माइंड में फिट कर लिया था कि बोलना अच्छे से आना चाहिए। सो 2010 में ये कहानी शुरू हुई सर, आरजे कार्तिक वाली। तो ये कहानी ऐसी है कि मैं जयपुर में जब आया था पहली बार, और मैंने जब यहाँ पे मॉल देखा तो था ना, पैर कांपने लगते हैं एस्केलेटर देख के, क्या इस पर कैसे चढ़ेंगे क्योंकि आप छोटी जगह से आते हो। तो भवानी मंडी में तो कोई मॉल था नहीं तब उस ज़माने में, या झालावाड़ में, कोटा में भी शायद तब आया था। तो बेसिकली वहाँ से वो सपने देखना और एक अंदर ये जज्बा लाना कि हम कर सकते हैं, कमाल करके दिखा सकते हैं, क्योंकि वही लोग आगे बढ़ते हैं जो सपने देख रहे होते हैं। और मुझे लगता है कि लाइफ में ड्रीमर बनना बहुत आवश्यक है। बिफोर यू बिकम एन अचीवर, फर्स्ट यू नीड टू बिकम अ ड्रीमर। एक सपना तो देखना ही पड़ेगा, तभी लाइफ चेंज होगी, ऐसा मुझे लगता है।
बहुत ज़बरदस्त बताया सर आपने अपना बैकग्राउंड। अब इसमें जैसे इंटर्नशिप की जो आप बात कर रहे थे, तो वो बिल्कुल फैक्ट है कि एक छोटी सी इंटर्नशिप भी काफ़ी बड़े दरवाजे खोल सकती है कई बार। तो आपका जो पहला एक्सपीरियंस रहा माइक पे बोलने का, वो मैं जानना चाहूँगा। तो माइक पे बोलने का एक्सपीरियंस ऐसा था कि मैं इंटर्नशिप के दिनों में भी रिकॉर्डिंग तो किया करता था, फ़ोन में कर लेता था रिकॉर्ड। एक्चुअली जब आरजे बनना चाह रहा था तो मैंने तब बहुत सारे रेडियो जॉकीज़ को सुना। मेरे पास में एक ऐसा फ़ोन था जिसमें रिकॉर्डिंग का ऑप्शन था जो रेडियो पे चल रहा है, और उसमें मैंने आई गेस मेरे पास में 2000 रिकॉर्डिंग्स होंगी अलग अलग रेडियो शोज़ की। वो टाइम चेक कर रहे हैं, जैसे टाइम चेक आता है रेडियो पर कि बज गए हैं शाम के 7 और ये हो, तो वो मैंने रिकॉर्ड कर लिया। वो क्रिकेट अपडेट दे रहे हैं कि मैच चल रहा है मुंबई दिल्ली का, वो मैंने सुन लिया। तो मैं ऐसे डिफरेंट डिफरेंट रेडियो जॉकीज़ को सुना और उनको उनसे सीखा कि वो किस टाइम एंड में कैसे बोल रहे हैं। वो मेरी सेल्फ लर्निंग रही है। तो एक एकलव्य की कहानी है ना, अर्जुन और एकलव्य 2 लोग थे। तो अर्जुन के तो गुरु थे, साथ में एकलव्य ने सेल्फ लर्निंग की। तो मेरी सेल्फ लर्निंग वाली कहानी है कि भैया अपने को खुद ही सीखना है, खुद ही सुधारना है। तो खुद ही इम्प्रूव किया। और माइक पे जब मैं पहली बार बोलने गया तो बहुत सुपर डुपर एक्साइटेड था। 1 सितंबर 2010, 1 सितंबर 2010 को मैंने अपना पहला रेडियो शो किया। और मैं जब पब्लिक उसके लिए गया अपीयरेंस के लिए, बेसिकली एक मॉल एक्टिवेशन था। तो वहाँ कोई मूवी का, दबंग मूवी आई थी तब सलमान भाई की, तो उसके लिए तो मैं गया दबंग के प्रमोशन के लिए। तो मुझे लग रहा था कि मैं कमरे में बैठ के बोलूँगा तो वो ईजी है, क्योंकि मुझे पब्लिक होता है, स्टेज फेयर होता है कि यार मैं पब्लिक के सामने कैसे बोलूँगा। तो माइक के साथ बोलना, एक कमरे में बैठ के बोलना, इट्स अ डिफरेंट स्टोरी कि आप अकेले बोल रहे हो, जो मर्जी बोल रहे हो। बिकॉज आई एम एन इंट्रोवर्ट पर्सन। मेरी जो कहानियाँ मैं कर रहा हूँ या जो मैं फेमस हो गया मोटिवेशन के थ्रू, वो इसलिए कि मैं अंदर ही अंदर बहुत सोचता रहता हूँ। तो मैं मोर ऑफ एन इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी हूँ। बट क्योंकि जॉब ऐसी मिल गई तो एक्सट्रोवर्ट बनना पड़ गया। बट मैं चीज़ें अपने तक रखना पसंद करता हूँ। तो इंट्रोवर्ट लोगों के साथ होता है कि मैं स्टेज अपीयरेंस से पहले भी बचता था, और जब मैं आरजे बन गया तो मुझे लगा यार ये तो अब तो करना ही पड़ेगा। अब तो आपको नौकरी पे रख लिया किसी ने कि जाओ भाई करके आओ तो मूवी का। तो उस मॉल में आई एम श्योर 500-600 लोग होंगे उस दिन जब वो एक्टिवेशन हो रहा है। बोले जाओ आप बोलो, आपको टिकट विकेट बांटनी है और कुछ इंटरेक्शन करना है। मैंने कहा कैसे होगा? तो मैंने माइक लिया तो मैं कांपने लग गया। मैंने कहा क्या होगा, कैसे बोलेंगे अपन? बट फिर कोई ऑप्शन नहीं था। एंड व्हेन देयर इज़ नो ऑप्शन, तो फिर एक ही ऑप्शन है कि करना ही है। तो फिर मैंने कहा चलो करते। तो वो अच्छा हुआ और वहाँ से मुझे कॉन्फिडेंस मिला कि नहीं ये भी कर सकते हैं। एक मेरा जो है क्वालिटी चेक हुआ जब मैं 3-4 महीने बाद आरजे बनने के, मैं थोड़ा उड़ने लग गया था। लाइफ में क्या होता है, आपको जैसे कुछ मिलता था आपको लगता है बस आई हैव अराइव्ड, अपने तो यहीं तक तो था। और सपने वालों के साथ दिक्कत ये होती है कि यार मैंने सपना देखा मुझे पायलट बनना है, अब मैं पायलट बन गया, अब मैं प्लेन उड़ा रहा हूँ, अब आगे क्या करें? तो ये वो कहानी हो जाती है। क्रिकेटर बनना था, क्रिकेटर तो बन गया, अब आगे क्या? तो एक वो था कि रेडियो जॉकी बनना तो बन गए अपन। तो 3-4 महीने में बड़े उसमें फ्लाइंग जोन में आ गया कि अब तो बस उड़ ही रहे हैं, अपना वाला गुब्बारा उड़ गया। फिर हमारे जो बॉस थे उन्होंने मेरे रेडियो शो सुने कि आपके प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक्स हैं, आप ऐसे गलत बोल रहे हो। तो मुझे 10-12 लोगों के साथ बैठा के और मतलब लिटरली जो रोस्ट करते ना आजकल वैसे वाला उन्होंने किया। तो फिर मुझे लगा तो यार कुछ भी नहीं किया अपन ने, तो कुछ सीखा ही नहीं। फिर मैंने वापस अपने ऊपर मेहनत शुरू की। सो बेसिकली 3-4 महीने शायद मैं उस जोन में था कि कुछ नहीं कर रहे हैं, अब तो सब कर लिया है। 3-4 महीने बाद लगा कि अभी करना बहुत कुछ बाकी है, सीखते रहना है। सो मैं एक सोशल मीडिया पे सीरीज़ करता हूँ, लर्निंग सीरीज़ उसका नाम है, सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। तो इम्प्रूवमेंट मुझे लगता है कि ये डेली रूटीन होना चाहिए लाइफ का, तभी आप लाइफ में बहुत लंबे पीरियड के लिए सस्टेन कर सकते हो, या आपको बहुत लंबे वक्त तक जो है दुनिया याद रखती है। अगर आप इम्प्रूव नहीं कर रहे हो, आपने वो सब इम्प्रूवमेंट छोड़ दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि लाइफ में आप कमाल करोगे, आप फिर वो मीडियोकर वाली लाइफ जीते रहोगे। तो जब उन्होंने मुझे वो टोका, मेरा एयर चेक किया, मुझे सुधारा करा, उसके अगले दिन क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि आप जो कर रहे हो उसका ऑडियो मुझे भेजो कि क्या बोला आपने रेडियो पे। सो इट्स लाइक आई यूज टू होस्ट मॉर्निंग शो, 7 बजे का मैं शो करता था, 7 से 11। तो 7:02 पे जो मैंने बोला है, 7:05 पे मुझे वो ऑडियो मेल करना पड़ता था कि अभी मैंने क्या बोला। तो जब मैं बोल रहा था, पहली उस एक्सपीरियंस को बताता हूँ कि जब मैं बोल रहा था तो मेरे माइंड में ये है कि यार मैं उस व्यक्ति के लिए शो कर रहा हूँ जो 7:05 पे से सुनेगा। तो पहला लिंक तो मेरा गड़बड़ हो गया। जो मैंने पहले रेडियो बोला तो मैंने सिर्फ एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए बोला कि आप सुनोगे मुझे, अब कि यार वो सुनेंगे, अब क्या बोलेंगे वो सुन के। फिर मुझे लगा तो गड़बड़ हो रहा, क्योंकि मैं उस व्यक्ति के लिए शो करने नहीं आ रहा, मैं तो ऑडियंस के लिए शो करने आ रहा हूँ, मैं तो एक शहर के लिए शो करने आया हूँ, उनको जगाने आया हूँ सुबह सुबह। तो फिर मैंने सोचा कि मुझे तो ऑडियंस के लिए ही शो करना है, बस उन्होंने जो पॉइंट्स बताए शायद वो दिमाग में रखने हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर लेना नहीं है। क्योंकि ये जो जॉब है या जो प्रोफाइल है मेरी रेडियो जॉकी वाली, या जब आप स्पीकर बन जाते हो तो आपकी प्रोफाइल बेसिकली परफॉर्मेंस बेस्ड हो जाती है कि आपको दुनिया जज कर रही है। आज मैं कहानियाँ कर रहा हूँ, हो सकता है लोग कुछ कहते हो, कुछ क्या कहते हो, मेजॉरिटी को शायद पसंद आ रही है, इसलिए वो नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। तो उस दिन भी मुझे लगा कि मैं सिर्फ पर्टिकुलर बॉस के लिए शो करूँगा तो शो पूरा ही बिगड़ जाएगा, फिर तो पता नहीं मैं क्या ही कर दूंगा। पर मैंने कहा नहीं, अपने को तो अपने ऑडियंस के लिए करना है, तो मैंने फिर ऑडियंस के लिए किया।
और फिर वो चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो गई। तो मुझे लगता है कि प्रेशर में कई बार आना चाहिए, अंडर प्रेशर भी परफॉर्म करके दिखाना चाहिए। लाइफ आपको टफ बनाती है और आपको ऐसे चैलेंजेस को फेस करना चाहिए, मुझे लगता है। तो अभी आपने जो प्रोनाउंसिएशन या बोली और लहजे की बात की, तो मैं ये भी जानना चाहूँगा, स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, कि आपने अपने प्रोनाउंसिएशन और डिक्शन पे कैसे काम किया कि अब इतना रिफाइंड हो गया है वो, जो आप बता रहे हैं कि पहले शायद नहीं था। तो कैसे उस पे काम किया आप? एक्चुअली ख़राब ऐसे था कि जब आप प्राइमरी स्कूल में होते हो या आप शुरुआत में जहाँ पढ़ रहे हो, जिस लोकेलिटी में आप रह रहे हो, आपका वो डिक्शन आपके साथ अटैच हो जाता है। ना चाहते हुए भी आप वैसे ही बोली जो है बोलने लगते हैं। अगर आप आयरलैंड में पैदा हो गए, डेनमार्क में पैदा हुए, तो वैसे ही बोलोगे आप। तो हम पहले सोचते थे यार अंग्रेज़ों के बच्चे तो शुरू से अंग्रेज़ी बोल रहे हैं, तो बोलेंगे इसे, क्योंकि उनके घर में अंग्रेज़ी बोली जा रही है। और तो रीजनल इंग्लिश, इम्पैक्ट भी आता है। हाँ राइट, वो आता ही है। तो मेरे साथ जब ये हुआ, बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं था, बट ख़राब तो था। और वो इसलिए था क्योंकि शुरुआत में किसी ने टोका नहीं कि यार ये वर्ड ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है। जैसे अभी एक स्टैंड अप कॉमेडी ने वो कह रहे थे कि हम अभी भी इंडिया में कुछ लोग रिसिप्ट बोलते हैं, बट वो रिसीट होता है, तो वो पी साइलेंट है उसका। तो वो कहानी है। अब तो क्या हो गया, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है। अब तो आप पॉडकास्ट सुन सकते हो, अब आप स्पीचेस सुन सकते हो, आप जो अमेरिका के जो स्पीकर्स हैं, रिनाउंड स्पीकर्स हैं, उनको सुन सकते हो, ऑडिटर्स को सुन सकते हो। वो टाइम वो था जब इंटरनेट बहुत महंगा था और ऑर्कुट का ज़माना था वो, बेसिकली आपको याद होगा। तो उस ज़माने में फेसबुक से पहले। हाँ, फेसबुक से पहले। अब तो क्या, आप गूगल पे एक वर्ड डालो, लिख दो प्रोनाउंसिएशन, वो आपको अमेरिकन, इंडियन, ब्रिटिश तीनों बताता है। तो आज ही मैं देख रहा था, रिक्शॉ होता है ब्रिटिश में, इंडियन में भी रिक्शॉ होता है, बट अमेरिकन में रिक्शा होता है। तो हम अमेरिकन के हिसाब से सही हैं। तो रिक्शा बोलने वाले सही है। तो कहानी ये थी कि मैंने लिटरली वो वर्ड्स लिखे, सिमिलर वर्ड्स जो एक जैसे साउंड करते हैं, अपनी डायरी में, डायरी रखी है मेरे पास अभी भी, 5-6 वर्ड्स लिखे, फिर उनको एक साथ प्रोनाउंस करना शुरू किया, प्रैक्टिस करना शुरू किया। सो लिटरली मैंने बहुत प्रैक्टिस की। ये ऐसा मान लो आपकी, मतलब मैंने कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं दिया है, बट शायद दिया है। मैंने प्रिपेयर उसी तरीके से खुद को किया, और अभी भी मैं प्रिपेयर करता हूँ, क्योंकि इतनी कम उम्र में इतने लोगों तक पहुँचना और एक्सेप्टेंस लाना। और क्योंकि जब आप रेडियो पे बोल रहे होते हो तो आपको नहीं पता कि आपको कौन सुन रहा है। हो सकता है आपको ऐसा व्यक्ति सुन रहा हो जो ज़्यादा पढ़ा लिखा ना हो सकता है आपको ऐसा व्यक्ति सुन रहा हो जो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हो। तो आपको आपका उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो उस पर बहुत मैंने मेहनत की और बहुत हद तक सुधारा। इंग्लिश में भी बहुत मेहनत की, अभी भी मैं करता रहता हूँ। मैं कोई वॉइस ओवर करने से पहले उस वर्ड का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सुन लेता हूँ। या उर्दू में भी, जैसे रेख्ता की जो वेबसाइट है, तो उन्होंने बहुत अच्छा किया कि डिक्शनरी उन्होंने अपनी डाली हुई है। तभी हम आते हुए कुछ वर्ड्स डिस्कस करें तो उस पर हमने उर्दू के ढूंढे। तो करेक्ट करता रहता हूँ, क्योंकि जिस दुनिया में मैं हूँ, भाषा की दुनिया, और भाषा में आप अगर सही भाषा नहीं बोल रहे हैं तो फिर वो आप भाषा के साथ ही आप गलत कर रहे हैं। तो मैंने सिमिलर वर्ड्स लिखे, सिमिलर वर्ड्स को प्रोनाउंस किया, तब तक प्रोनाउंस किया तब तक कि वो ठीक ना हो जाए। फिर अगला सेट बनाया 5 वर्ड्स का, फिर अगला बनाया। तो मेरे साथ ए ओ ऐसी वाली प्रॉब्लम थी, तो मैंने उन वर्ड्स को लिख लिख के ठीक किया और फिर याद रखने का शुरू किया, मतलब ऐसा है। देखिए क्या कमाल की बात की है आपने कि बिना कॉलेज की फॉर्मल डिग्री लिए आपने एक तरह से पीएचडी कर ली अपने आप, सेल्फ स्टडी करके। दिस इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टू बी सक्सेसफुल। तो इस जर्नी में क्या कोई आपके मेंटोर या गाइड भी मिले आपको, कोई जिन्होंने आपको सही रास्ता दिखाया और दैट हेल्प्ड? तो 9th में एक भैया थे, बजरंग भैया, वो अपने नाम को बाज लिखते थे। उसमें से उन्होंने निकाला कि भाई जैसे वो ऊपर उड़ता है वैसे मैं भी, वो भी मतलब मोटिवेशनल पर्सनैलिटी थे। बीच में एक बार बात हुई उनसे, मैंने टॉक में उनका जिक्र किया तो उन तक पहुंची होगी, तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि यार बड़ा अच्छा लगा कि तुम्हें याद हो। मैंने कहा बिल्कुल याद हो, आपने मुझे मोटिवेशन क्या होता है वो सिखाया, कि मोटिवेट कैसे हो सकते हैं लाइफ में, कैसे चेंजेस ला सकते हैं। उनके बाद भी काफ़ी लोग मिले। मैं बेसिकली अपनी इंस्पिरेशन खुद ढूंढ लेता हूँ, मैं सीखता चलता हूँ। मेरे फादर जो है मेरे लिए बड़ी इंस्पिरेशन है, मेरी मदर जो है बड़ी इंस्पिरेशन है, मेरे अंकल जी, मेरे फैमिली में सब लोग बेसिकली टीचर्स हैं। मेरे ताऊ जी जो हैं वो मेडिकल प्रोफेशन में थे, तो सबसे ही मैंने सीखा है। रेडियो इंडस्ट्री की बात करूँ तो ऐसे सिड, आरजे सिड का मैंने नाम लिया, तो उनसे मैंने वही एकलव्य वाली कहानी कि सुन के सीखा कि कैसे बोल रहे हैं। या और भी जो रेडियो जॉकीज़ हैं, चाहे वो आरजे नावेद हों, और भी जो आरजेस थे उस समय में, आरजे अभी थे, आरजे सहर थी, आरजे भूमिका थी, बहुत सारे आरजेस थे उस टाइम पे। तो सबको मैंने सुन के सीखा। आरजे सूफ़ी जो अभी भी जयपुर में ही शो करते हैं, तो उनसे मैंने सुना सीखा। हरीशम भाटिया सर हमारे माइफम के उस समय सीईओ थे। उन्होंने हमें गाइड किया था कि आप जो ये कहानियाँ रेडियो पे सुना रहे हो, इनका वीडियो फॉर्मेट ले जाओ। तो 2017 में वी स्टार्टेड अपलोडिंग इट ऑन फेसबुक। तो फेसबुक पे मार्च में आई गेस मैंने शुरू किया। शुरू में कुछ व्यूज़ वगैरह नहीं थे उस पर, बट उन्होंने बोला कि नहीं आप करते रहो, तो कंसिस्टेंटली आई केप्ट ऑन अपलोडिंग। कुछ आरजेस ने छोड़ दिया, उन्होंने तो बेसिकली 30 स्टेशन हैं माई एफएम के, तो सबको ही ये कहा था कि आप सभी अपलोड करो। तो एक कंपनी पॉलिसी थी वो। कुछ ने छोड़ दिया, कुछ करते रहे, और फाइनली अक्टूबर में मैं AIB अवार्ड्स लंदन के लिए नॉमिनेट हुआ। तो मैं वहाँ पर जब पहुँचा लंदन, तो उसी टाइम पे
वो कहते हैं ना आपका टाइम अचानक से बदल जाता है। मेरी कहानी वो थी कि अगर आपका टाइम ख़राब चल रहा है तो ये देखें। तो मुझे लगता है कि दुनिया में चाहे कितने अच्छा टाइम चल रहा है, आदमी ये कहता है टाइम तो ठीक नहीं चल रहा है, और अच्छा हो सकता है। बेसिकली वो और की चाहत में होती है आदमी की, चार्टर मिल जाए, प्राइवेट जेट हो अपना, अपना खुद का विला हो, तब भी आदमी कहेगा यार ख़राब ही चल रहा है। तो उसको बहुत करोड़ों लोगों ने देखा, और उसकी वजह से जो पुराने वीडियोस थे वो सारे पिक कर गए। सो विद इन अ वीक 1-1 लाख फॉलोअर्स बढ़ने लगे। तो जब मैं लंदन में था, हीथ्रो पर मेरे पास में टेक्स्ट आया कि आई एम फ्रॉम लंदन सर, यू आर हियर, आई हैव सीन योर पिक्चर्स, वी वांट टू मीट यू। तो मैंने कहा यार जयपुर के आरजे को लंदन में कोई क्यों मिलना चाह रहा है। सो दैट्स द पावर ऑफ सोशल मीडिया। देन आई गेस 1 साल बाद मैंने यूट्यूब शुरू किया। मैं थोड़ा देरी हो गई वहाँ पे, क्योंकि मैं फेसबुक पे ही फोकस्ड था। तो मैंने खुद भी अपनी लाइफ से बहुत लर्निंग्स ली हैं। मैं सीखता रहता हूँ। मैं हर के बाद ये सोचता हूँ आज क्या गलत हुआ, उसको कैसे सुधारना है। तो वही लर्निंग ये थी कि अपने को तभी शायद शुरू कर देना चाहिए था। टिकटॉक पे भी मैं बहुत बाद में गया। टिकटॉक हालांकि इंडिया में बैन हो गया बाद में, बट टिकटॉक पे मुझे ऐसा लगा कि टिकटॉक पे मैं क्या करूँगा। टिकटॉक तो डांस करने वालों का, नाचने गाने वालों का प्लेटफॉर्म है। बट देन किसी ने मेरे ऑडियो को यूज़ करके कुछ और वीडियो लगा के बड़ा मोटिवेशनल बना के डाल दिया, और वो वीडियो बड़ा चल रहा है। तो मुझे लोगों ने कहा आपके वीडियो तो वहाँ चल रहे हैं। तो मैंने कहा अपन भी बनाते हैं। तो जब तक मैं वहाँ पहुँचा, मेरे कुछ मिलियन फॉलोअर वहाँ हुए टिकटॉक पे, तो फिर टिकटॉक बंद हो गया। फिर वो सेम चीज़ इंस्टाग्राम पे करने लगे। तो अब मैं क्या करता हूँ, 5 मिनट की स्टोरी यूट्यूब के लिए करता हूँ, फेसबुक के लिए करता हूँ। 1 मिनट स्टोरी जो है मैं इंस्टाग्राम पे करता हूँ। तो वो एक सुदर्शन दादा है हमारे, और वो आरजे हैं वो भी। तो उन्होंने मुझे एक बार ऐसे ही बोला कि यार तुम ये शुरू करो ना, कुछ 1 मिनट टाइप का करो। मैंने कहा चलो ये बढ़िया, ये वाला करता हूँ, इसको छोटी कर लेता हूँ। उसी को छोटी करके फिर मैंने उनसे ऐसी बातों में बात चली। तो मैंने कहा मैं कर रहा हूँ, बोले और करो इसको। तो फिर मैंने इंस्टा पे भी उसको शुरू किया। तो ऐसा करके रहा। तो बेसिकली काफ़ी लोगों ने मुझे सिखाया। आरजे सुदर्शन जो है उन्होंने तो शुरू में मेरे को बहुत साथ दिया। आरजे अमित जो थे, अमित दादा, उन्होंने बहुत साथ दिया। तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मेरे को गाइड किया है। मैं तो सबका ही थैंक यू बोलता हूँ। और बहुत लोगों से मैंने सीखा है। हो सकता है कि उन्होंने मुझे ना सिखाया, बट मैंने सीख लिया मुझे क्या सीखना था। तो मैं सीखते चलता हूँ। और मुझे लगता है कि सीखते, बेसिकली ना एक बुक है स्टे हंग्री स्टे फूलिश। तो आपके अंदर अगर भूख है तो आप आगे बढ़ते रहोगे। अगर पेट भर गया तो फिर तो आपको सभी चीज़ बेकार लगेगी, क्या बना लाए यार, ख़राब सा खाना बना लाया। पर अगर भूखे हो आप, तो आपको सूखी रोटी भी अच्छी लगती है, बड़ी अच्छी बनी है, या आपको जो भी मिल जाए उस समय बहुत अच्छा लगता है। इट्स जस्ट लाइक दैट कि जितनी आपके अंदर हंगर है उतना ही आप आगे बढ़ोगे। इस मामले में मुझे विराट कोहली बहुत पसंद है, क्योंकि विराट कोहली ने भी बोला है कि बॉस लाइफ में आपके अंदर वो अभी भी वो बंदा जब क्रिकेट मैदान में आता है तो हंग्री दिखता है कि यार वो पहले मैच की तरह ही खेल रहा है। अब लोग उसको ओवर रिएक्शन कह सकते हैं, लोग ये कह सकते हैं कि विराट कोहली तो ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, यार विराट कोहली तो हर मैच में अग्रेसिव हो रहे हैं। बट विराट कोहली की मोहब्बत है उस गेम से, उस खेल से, इसलिए वो आपको उतने पैशनेट दिख रहे हैं। और जो उतनी मोहब्बत रखता है, मुझे लगता है कि वही उस गेम का सिकंदर बनता है, उस गेम का जो चैम्पियन बनता है। वो तभी बन सकते हो जो आपके, सेम गोज़ विद म्यूजिशियन, जब म्यूजिशियन बहुत म्यूज़िक से मोहब्बत उतनी रखेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। अदरवाइज़ वो गाने बनना बंद हो जाते हैं फिर। क्योंकि ये वैसा ही है कि क्रिकेट में फिर आप जस्ट लाइक अनदर क्रिकेटर हो जाते हो कि गए खेला है, पर वो भूख रहती है तो आप मैदान में, आपकी प्रेजेंस ही काफ़ी। हाँ, विराट में ये भी दिखता है कि बॉलर ने विकेट लिया, कैच किसी फील्डर ने लिया, मुझे मज़ा लेकिन आया। खुशी सबसे ज़्यादा विराट को हो रही है। हाँ। तो मुझे लगता है कि शायद वो गेम से कनेक्शन है। मुझे ऐसा लगता है कुछ होता है ना, हमारे साथ भी होता था। हम जब क्रिकेट मैदान में उतरते थे, या आपने भी जब स्कूल कॉलेज के दिनों में खेला हो, तो कुछ एक बच्चे होते हैं जो बड़े एक्साइटेड होते हैं। 10 बजे मैदान तो 9:50 मिलेंगे आपको। तो ये वही लोग हैं जो उस गेम से मोहब्बत कर रहे हैं। अदरवाइज लोग 10-10 पे भी आते हैं कि चलो यार मैच ही तो खेलना है, खेल लेंगे, वैसे वाले भी है। तो वैसा है। सो आपने इसमें जो कंसिस्टेंसी वाली बात बताई कि उन्होंने जो बॉस थे उन्होंने तो सभी आरजेस को बोला, लेकिन आपने कंसिस्टेंटली उसको फॉलो किया एंड देन दैट पेड। सो ऐसा कौन सा मोमेंट था व्हेन यू रियलाइज दैट आई हैव अराइव्ड कि हाँ यार अब मैं आरजे कार्तिक बन गया हूँ, अब लाइफ सेट है? ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे तो अभी भी नहीं लगता कि मैं बन गया हूँ। मुझे कहते हैं लोग, मैं तो ये आरजे कार्तिक से ही नहीं चाहता था, देखो सच में, कि आरजे कार्तिक मैं बोलूँ, क्योंकि मैं रेडियो जॉकी हूँ। तो ये बताने की तो ज़रूरत है नहीं कि मैं रेडियो, अब कोई एक्टर कार्तिक, अभी कार्तिक आर्यन भी एक्टर हैं, तो वो ये तो नहीं बोलते मैं एक्टर कार्तिक आर्यन हूँ, वो तो कार्तिक आर्यन नहीं बोलते। तो मैंने कहा अपन कार्तिक ही, अपने को आरजे लगाने की ज़रूरत नहीं है। बट एक्चुअली क्योंकि मेरा फेसबुक पेज जो है वो आरजे कार्तिक नाम से, या मेरा सोशल मीडिया प्रेजेंस जो है आरजे स्पेस कार्तिक इस नाम से, तो वो मेरा नाम समझ लिया लोगों ने। लोगों को लगता है कि आरजे कार्तिक ही नाम है इस आदमी का। जो जिन लोगों को नहीं पता चला फिर बाद में, क्योंकि मेरे साथ में इस सोशल मीडिया की वजह से वो लोग भी जुड़ गए जो गाँव में रह रहे हैं, जिन्हें अभी भी नहीं पता कि भैया रेडियो जॉकी जैसा भी कोई प्रोफेशन चल रहा है दुनिया में, ऐसे भी लोग हैं। तो मैंने उनको बताया कि रेडियो जॉकी जो है रेडियो पे बोल रहे हैं, इसलिए रेडियो जॉकी हैं, आरजे हैं। आरजे कार्तिक नाम नहीं है, आरजे तो एक मेरा प्रोफेशन है, कार्तिक मेरा नाम है। तो वैसे तो मैं मतलब वो आरजे कार्तिक वाली कहानी से तो दूर था, बट मुझे लगा कि फिर अब ये जब ये लोगों ने एक्सेप्ट ही उस नाम से किया है, तो मुझे आरजे कार्तिक पूरा रखना ही पड़ेगा। और मैं सोचता हूँ अभी भी कि जब मैं छोड़ दूंगा रेडियो,
क्योंकि छोड़ना तो ही एक दिन तो आएगा ही सही, जब मुझे रेडियो से कहना पड़ेगा टाटा बाय बाय। पता नहीं कितने दिन और हैं या कितने दिन तक करूँगा, वो मुझे आइडिया नहीं है। बट अगर मैं रेडियो जॉकी नहीं रहा तब भी मैं आरजे रहूँगा, मैं रमता जोगी कार्तिक हो जाऊँगा। अच्छा, तो लाइफ में आरजे कार्तिक तो चिपक गया आप साथ में। तो अराइव्ड वाली तो कहानी नहीं है सर, लेकिन ये है कि कई बार ऐसे मैसेजेस आते हैं जो मुझे इमोशनल कर देते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हमारी लाइफ में बहुत नेगेटिव फेज था, बहुत नेगेटिव टाइम में था, आपकी कहानी सुनी, आपकी मोटिवेशन सुना, हमें थोड़ा ठीक लग रहा है। बेसिकली क्या होता है ना कि लाइफ में हर आदमी दुखी है, हर आदमी की लाइफ के चैलेंजेस हैं, हर आदमी की लाइफ के गम हैं। उसको कोई आके ये कह दे कि मैं हूँ ना, वो शाहरुख खान की एक मूवी है, लेकिन वो लाइन बहुत बहुत इम्पैक्टफुल है। वो मंत्र है बेसिकली, जो आके कह दे कि यार मैं हूँ ना, तो वो लाइफ में आदमी को लगता है यार ठीक है ना, कर लेंगे। जब हम किसी के गम में जाते हैं, किसी घर में डेथ हो जाती है, तो हम जाके क्या कहते हैं कि कोई बात नहीं जी, हम कर तो कुछ नहीं सकते क्योंकि उसने अपने को खो दिया। हम उसको बेसिकली ये बताते हैं कि इट्स ओके, वी आर विद यू। तो वही वाली बात है कि मैं अपनी कहानियों के ज़रिए, शुरू में तो क्या हुआ कि मुझे लगा कि ये प्रोफेशन जो हम बात कर रहे हैं, अभी हम करियर की बातें कर रहे हैं, शुरू में तो मुझे लगा कि नंबर बढ़ रहे हैं, फॉलोअर बढ़ गए, 50 लाख हो गए, 51 लाख हो गए। अभी मेरे पास में 1 करोड़ 20 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम सब मिला के। और नॉन सब्सक्राइबर्स भी आई एम श्योर, तो इट मस्ट बी अराउंड 2 CR समथिंग, 2 करोड़ के आसपास लोग जुड़े होंगे सोशल मीडिया पे। बट मुझे लगता है कि शुरू में वो नंबर गेम में था मैं, बट आफ्टर ईयर और 2 जब मुझे ऐसे मैसेज आने लगे कि आपकी वजह से लाइफ चेंज हो गई। एक दिव्यांग मुझसे मिलने आए, तो हमारे ऑफिस में लिफ्ट नहीं है, तो उन्होंने, अब ऑफिस रेनोवेट हो रहा है बट अभी लिफ्ट नहीं है, तो उन्होंने बोला कि कोई मिलना चाह रहा है आपसे। मैंने कहा ऊपर भेज दो, आपके वो आ नहीं सकते। मैंने कहा यार कौन आ गया सर, तो मैं नीचे पहुंचा तो दिव्यांग थे, व्हील चेयर पर थे। मैंने कहा आपको बताना चाहिए था कोई आया हुआ, तो मैं उस तरीके से उनका रिस्पेक्ट करता, स्वागत करवाता। फिर मैंने उन्हें नीचे बैठाया कर, हम लोग बैठे बात करी, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं तो जाने वाला था दुनिया छोड़ के, और मुझे लग रहा, उनकी शादी नहीं हो रही थी बेसिकली। सो उनको लगा कि मैं दिव्यांग हूँ, शायद इस वजह से शादी नहीं हो रही, कुछ हो नहीं रहा, व्हील चेयर पर हूँ, मेरी लाइफ क्या है, मेरी लाइफ का कोई मतलब नहीं है। एक पॉइंट ऑफ एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इन योर लाइफ ऐसा होता है कि जब आपकी फैमिली में पेरेंट्स नहीं है या नहीं है लोग, तो आप अकेला सब पना ही जाता है लाइफ में, ना चाहते हुए भी। तो उन्हें लगा कि क्या किया जाए, तो उनको लगा सब खत्म हो रहा है। तब वो कहते हैं कि उनके पास में मेरी कहानी पहुंची, उस कहानी का टाइटल था कुछ तो कर यूं ही मत मर। फिर वो कहते हैं कि मैंने सोचा कि मैं क्या कर सकता हूँ, तो क्योंकि उनकी एज काफ़ी हो चुकी थी, सो ये डिसाइडेड कि मैं, अब मेरी शादी तो हो नहीं रही, मैं दूसरों की कराता हूँ जो दिव्यांग लोग हैं, और एक ऐसी कम्युनिटी फॉर्म करता हूँ जिसमें दिव्यांग लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएं और इनकी शादी होने लगे। तो वो सम्मेलन करवा रहे हैं दिव्यांग जनों के। तो वो कहते हैं कि आपकी वो कहानी देख करके मुझे लगा कि लाइफ में पर्पस ढूंढा जा सकता है। तो उस दिन में जब उनसे मिला, मेरी आंखों में आंसू थे, मुझे लगा कि बॉस, ये फॉलोअर बढ़ गए, इस सब की कहानी नहीं है, ये शायद आई एम द चोजन वन, कि आपके माध्यम से, आपके ज़रिए बातें पहुंच रही हैं, लोग सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, और वो ग्रो कर रहे हैं, और उनकी या वो ज़िंदगी बदल रही पॉजिटिव, है। हाँ, उनकी ज़िंदगी में कुछ भी चेंजेस आ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो फिर मैंने वो सोचना बंद कर दिया कि यार किस पे व्यूज़ आ रहे हैं, किस पे नहीं आ रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, कितना नहीं कमा रहे हैं। मैं आपको बताऊँ तो मैं कई सारे ब्रांड्स को नो कह देता हूँ, क्योंकि वो मेरे कंटेंट के साथ नहीं जाते। कहने को तो मैं भी हर शाम में टीम बनवा सकता हूँ 11 की, पर मुझे बनानी नहीं है, क्योंकि मैं कहता हूँ कि भैया मेहनत से होगा, हार्ड वर्क से होगा, कंसिस्टेंसी से होगा, आपकी मेहनत ही आपको आपका हक दिलाएगी। तो मुझे लगता है कि, और जिस तरीके की मैं बातें करता हूँ, मैं ये नहीं कह सकता कि मैं सुबह तो कहूँ कि ज्ञान की बातें हो रही, शाम में मैं कोई ऐसा ब्रांड प्रमोट कर दूँ या कुछ भी ऐसा कर दूँ, तो मैं बहुत दूर रहता हूँ। और अब मैं उस मॉनेटरी लाइफ से थोड़ा सा दूर होकर सोचता हूँ कि और क्या कह सकता है ऐसे लोगों की लाइफ में चेंज लाने, क्योंकि बहुत लोग परेशान हैं। अभी मैंने कुछ कोर्सेज लॉन्च किए, अपनी वेबसाइट लॉन्च की, उन जो मेरा जो नंबर है वेबसाइट का, उस पर जब कॉल आते हैं, लोग आधे आधे घंटे मुझसे बात करना चाहते हैं, वो बताना चाहते हैं कि उनकी लाइफ में कितना कुछ बीत चुका है। और मैं उनको ये कहता हूँ कि मैं तो जी कुछ नहीं कर सकता अब, क्योंकि जो बीत गया वो तो बीत गया। प्रेयर्स कर सकता हूँ आपके लिए, प्रार्थना दुआ भेज सकता हूँ, तो वो उतने में ही संतुष्ट हो जाते हैं। तो वही जो मैं कह रहा हूँ ना आपसे कि काफ़ी लोग तो अपना दुख ही नहीं बांट पा रहे हैं इस दुनिया में। काफ़ी लोग तो ऐसे हैं जो अपना गम ही नहीं बांट पा रहे हैं, वो अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, और वो अपना जो बर्डन है वो लेके चल रहे हैं। तो उन लोगों को ऐसा मिल जाए, या उनको कोई ऐसा मैसेज मिल जाए, सिर्फ मैं नहीं, और भी बहुत सारे लोग ऐसा कंटेंट कर रहे हैं, ऐसी बातें पहुंचा रहे हैं, तो आदमी अच्छा रिलैक्स हल्का फील करता है कि मैं अकेला नहीं हूँ यार, इस समंदर में बहुत डूबे हुए हैं अपने साथ। तो वैसा है ये कहानी। डेफिनेटली। सो अब हम अगले सेगमेंट पे आते हैं, विच इज़ आरजे की लाइफ का एक दिन। जैसे माइक के पीछे की आवाज़ तो सब सुनते हैं, लेकिन उसके पीछे क्या डिसिप्लिन, मेहनत और क्रिएटिविटी है, वो जनरली लोगों को पता नहीं चल पाती है। तो हम जानना चाहेंगे कि जो आपका शो है सुपर सवेरा, इसमें एज एन आरजे ऑफ सुपर सवेरा आपकी लाइफ का दिन कैसे गुजरता है?
तो बेसिकली मैं 2 शो होस्ट करता हूँ, एक सुपर सवेरा राइटली सेट 8 से 11 वो होता है, एक 7 से 8 और शो हम करते हैं, वो है लाइफ के टॉपर्स। दैट्स अ प्री रिकॉर्डेड शो। उसमें बेसिकली जो बेसिकली पर्सनैलिटीज़ हैं उनकी लाइफ के बारे में बात होती है, लाइक लर्निंग्स फ्रॉम बिल गेट्स, लर्निंग्स फ्रॉम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनकी ज़िंदगी क्या थी, उन्होंने कैसे जिया, या जो भी अचीवर्स हैं बेसिकली उनकी लाइफ की बात होती है। वो लोग जिन्होंने लाइफ में टॉप कर दिया, लाइफ की एग्ज़ाम में, परीक्षा वाली नहीं, मतलब पढ़ाई लिखाई वाली नहीं, असली लाइफ में। तो वो शो होता है, उसके लिए हम एक दिन पहले प्रिपेयर करते हैं, उसके अराउंड पर्सनैलिटीज़ ढूंढते हैं, उनकी लाइफ स्टोरी, कुछ ऐसे किस्से जो कहीं ना हों या बहुत ढूंढ के लाए हुए थोड़े अनोखे से, जो सुन के आदमी को लगे कुछ बताया इन्होंने। तो वो शो होता है, उसकी एक मेहनत होती है। सुपर सवेरा जो है वो बेसिकली करंट अफेयर्स बेस्ड शो है, करंट टॉपिक्स पे शो होता है। तो उसकी वाइब बिल्कुल करंट होती है, जैसे मैच हुआ, अगले दिन आपने उस मैच में क्या ऐसा देखा जो आपने ऑब्जर्व किया। अब मैच तो पूरी दुनिया देख रही है, आप उनको कुछ अलग तरीके से आके उसी बात को बता दो तो लोगों को मज़ा आता है। तो रेडियो जॉकी का काम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, स्पेशली इस एरा में जहाँ पे मीम्स चल रहे हैं, जहाँ पे रील्स चल रही हैं, जहाँ पे न्यूज़ की इतनी वेबसाइट्स, इतने हर कोई यूट्यूबर बना हुआ है, हर जगह पे सब कुछ चल रहा है, वायरल हो रहा है। तो वहाँ पे आप ऐसा क्या कर दोगे? तो आपको बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि रेडियो जॉकी एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आप मोर ऑफ यू हो सकते हो, मोर ऑफ मतलब बेसिकली रियल हो सकते हो, कि जी आज मेरा मन तो नहीं था जी मेरा ऑफिस आने का, लेकिन मैं आ गया हूँ। अब ये बात आप किसी और प्रोफेशन में नहीं बोल सकते। इफ़ यू आर अ न्यूज़ एंकर, यू विल नॉट से कि आज मन नहीं था बट मुझे समाचार पढ़ के सुनाने पड़ रहे हैं, आप नहीं बोल सकते। बट आप रेडियो में ये लिबर्टी है कि आप बोल सकते हो आज बिल्कुल मन नहीं था, और शायद मैं आज कोई सरकारी नौकरी में होता 2 दिन की छुट्टी लेता, लेकिन क्या करें कि ज़िंदगी ऐसी है। तो वो आदमी को सुन के लगता है बेचारा परेशान आदमी है कोई, तो वो उसके चेहरे पे हंसी लाएगा। तो रेडियो जॉकी होना मुझे ऐसा लगता है हाजिर जवाबी के बारे में, इट्स ऑल अबाउट विटी। हाँ, विटी प्लस इम्प्रॉम्प्टू होना पड़ता है। आपको तुरंत रिएक्ट करना है, और जैसा आपको लग रहा है उस पर जैसे बोलोगे। तो हम लोग 3 चीज़ों पे ध्यान देते हैं बेसिकली। रेलेवेंट कंटेंट करें जिससे रिलेटेबिलिटी आए लोगों की, यूनिक कंटेंट करें जो थोड़ा सा हटके हो, जो शायद लोगों तक मास तक ना पहुंचाओ, उसको पहुंचाएं मास तक, और मासी कंटेंट करें। सो ये रेलेवेंस, यूनिकनेस और मासी कंटेंट जो है, इस फॉर्मूले पे हम लोग काम करते हैं। रेडियो जॉकी की लाइफ में हम शो करने से पहले पूरा प्रेप करते हैं कि हम किस लिंक में क्या बोलेंगे। बेसिकली उसको लिंक बोलते हैं, जो रेडियो पे आप लोग सुनते हैं उसको बोलते हैं लिंक। वॉइस ट्रैक, उस वॉइस ट्रैक को 1 मिनट 1.5 मिनट का होता है वो तो, लेकिन उसके लिए हम पहले लिखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं कि यार इसको ऐसे बोलेंगे, ये इसमें होगा। फिर गेम जो है डिलीवरी का होता है, जैसे भी हम पॉडकास्ट कर रहे हैं तो इसमें कुछ मैं दिमाग में बस मेरे बातें आती जा रही हैं, मैं बोलता जा रहा हूँ। सो इट्स लाइक दैट। अब कहानी है कि मैं, क्योंकि मैं बहुत सारा कंटेंट कंज्यूम करता हूँ, तो मैं जब रेडियो पे भी जाता हूँ तो मेरे पास ऑलरेडी बैक ऑफ द माइंड बहुत कुछ होता है, बस मैं उसको समेट के और कैसे ब्रीफली बता दूँ, कोशिश वो रहती है। उस शो में हम लोगों से बात भी करते हैं, लोगों के पास जाते हैं, पब्लिक ओपिनियन लेते हैं, लोगों के कॉल्स आते हैं, उनसे इंटरेक्ट करते हैं, गेम भी होता है उसमें, कॉन्टेस्ट भी होता है। सो बेसिकली एक इन्फोटेनमेंट वाला शो बनाने की कोशिश होती है, और वो मैं जयपुर में तो काफ़ी सालों से मॉर्निंग शो कर रहा हूँ, तो चलते चले आ रहा है, ऐसा है। सो आपका मतलब रोज़ आपको नया कंटेंट चाहिए। हाँ, सो ये बड़ा टफ प्रोसेस मुझे लगता है, मतलब right. एज एन आउटसाइडर मुझे Yes, लगता है yes, कि it's a यार tough नया process. कंटेंट बनाना आरजेज के लिए कितना एक चैलेंजिंग टास्क रहता होगा। तो आपका वो प्रोसेस क्या है कि रोज़ फ्रेश कंटेंट कैसे आप बनाते हैं और अपनी कहानियाँ कैसे लिखते हैं आप? तो कहानियों की तो कहानी ये है कि बहुत सारी कहानियाँ पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी अवेलेबल हैं, कुछ हमारे राइटर्स ने लिखी हैं, कुछ मैं लिखवाता हूँ, कुछ ऑलरेडी अवेलेबल हैं, कुछ छोटी कहानी होती है उसको मैं एग्जैजरेट करता हूँ, कुछ ऐसी कहानी होती है जो मुझे लगता है कि कहानी तो ये है लेकिन इसको ऐसे सुनाएंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा, तो मैं अपने हिसाब से रिफ़ाइन करता हूँ। तो कहानियाँ तो मैं ऐसे तैयार करता हूँ कि मैं कोई कहानी पढ़ लेता हूँ या सुन लेता हूँ या किसी ने मुझे बता दी। अब तो क्या है, लोग मुझे शेयर करने लगे हैं, तो ये एक अच्छी बात है कि मेरे पास बहुत सारे मेल्स आते हैं कि सर आप अगले वीक ये वाली सुनाओ तो वो हम फिर बैठ के देखते हैं कि भैया अब तक मैं शायद मुझे लगता है 400 के अराउंड तो सुना ही चुका हूँ कहानियाँ, क्योंकि 2017 से 25 आ गया है। आप मंडे कैलकुलेट करें, एवरी मंडे मॉर्निंग मैंने अपलोड करी हैं। तो उसके बाद में ये है कि कहानियाँ मुझे लगता है तो सुना दी, ये भी सुना दी, ये भी सुना दी। तो नई और मेरे साथ ये अब सबसे बड़ा चैलेंज हो गया कि अब नई कहानी कहाँ से लाए, तो बट वो कृपा ऐसी है कि शायद वो आ जाती है अपने आप। तो हर बार कुछ नई कहानी आती है और वो पिछली बार से अच्छी होती है, ऐसा मुझे लगता है। तो कहानियाँ सुनाने का एक प्रोसेस ये है कि मैं कहानी को सुन लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ, अपने दिमाग में बैठाता हूँ, फिर मैं उसको ऐसे नरेट करता हूँ जैसे आई एम द हीरो। सो व्हेन यू विल नरेट लाइक दिस कि मैं, मेरे सामने वो जीवंत हो गई, मेरे सामने वो पिक्चराइज होना शुरू हो गई कि ऐसे 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 हुआ था। मैं एक स्कूल में गया, वहाँ जब मैंने गाड़ी पार्क की तो वो गेट के सामने आ गए, उन्होंने ब्लू कलर का ब्लेजर पहना था और सर बहुत डैशिंग लग रहे थे। उन्होंने बोला आओ ना अपन कोल्ड कॉफ़ी पीते हैं पहले, अच्छा पहले चाय लोगे आप। तो मैं वो सब पिक्चराइज जब करने लगा, जब चाय का कप आया तो सफ़ेद रंग का था। तो जब मैं इतना कहानी खूबसूरती की जितना डिटेलिंग आप उसमें डालोगे, पीले रंग की बस से उतरा था वो सुबह सुबह,
नीले रंग का बैग था उसके पास। तो आप अपना हीरो खुद इमेजिन करने लगते हैं कि कैसा दिखता होगा। ज़्यादा लंबा कद नहीं था, लेकिन दिखने में बहुत हैंडसम था। तो वो अपना हीरो आप खुद उसमें बना लेते हो। स्कूल के प्रिंसिपल से मिला, प्रिंसिपल ने बहुत ही रौबदार आवाज़ में बोला कि अरे बहुत दिनों बाद आए हो। तो प्रिंसिपल ऑटोमेटिकली आपको लगेगा कोई मूंछों वाला बंदा है, बड़ा तगड़ा सा ऐसा। तो वो आप अपना, जैसे जावेद अख्तर साहब ने एक बात कही कि किताबों की, आई गेस उन्होंने कही है कि किताबों की खूबसूरती है कि किताब में आपका हीरो आप खुद चुनते हो, बट जब उस किताब पर मूवी बन जाती है तो फिर वो हीरो एक लिमिटेड हो गई कि अब ये ऐसा ही हीरो है जी, ये तो दिख रहा है। बट सब अपने अपने हीरो चुनते हैं। तो कहानियों अदरवाइज में सबकी अलग इमेजिनेशन चल रही है। तो कहानियों में ये है कि अपना हीरो खुद चुनते हैं। तो हमारी दादी नानी ने हमें कहानियाँ सुनाई बचपन में, जब हमने अपनों से सुनी, तो हम अपना हीरो खुद चुनते थे। छोटे बच्चे आज भी स्टोरी टेलिंग, उनके लिए बेड टाइम स्टोरी उनका एक फेवरेट चीज़ होती है कि भाई कोई कहानी सुनाओ, सुन के सोएंगे। तो इमेजिनेशन की दुनिया में हम सब जी रहे हैं। तो मैं वो कहानियाँ कोशिश करता हूँ कि लोगों की भाषा में पहुँचाऊँ, बहुत ज़्यादा उसमें बनावटी ना बनूँ, बहुत सेटल वे में रखता हूँ। तो ये तो कहानियों की प्रिपरेशन की बात हो गई जो हम सोशल मीडिया पे मैं सुना रहा हूँ। सोशल मीडिया कंटेंट में भी बहुत अभी मैंने और इनोवेशन शुरू किए हैं। तो मैं कुछ और लर्निंग सीरीज़ करता हूँ, कुछ और रील्स अपलोड करता हूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ नई बात लोगों तक पहुँचे, या पुरानी बात भी हो तो उसको फ्लेवर इस तरीके का दिया जाए, इस तरीके का तरीके से पेश करें कि वो नई लगे। जो रेडियो शो की आपने बात करी कि कंटेंट की कमी, कई बार कंटेंट नया लाना बहुत बड़ा टास्क होता है, तो सच में होता है। लेकिन ऑल थैंक्स टू इतने सारे मीडिया हाउसेस की बहुत सारा कंटेंट अब आने लग गया है आजकल। अब उसमें से पिक करना बहुत बड़ा, थोड़ा सा मुश्किल टास्क है कि कौन सा जयपुर के लिए रेलिवेंट रहेगा, कौन सी बात से जयपुर रिलेट करेगा। तो हम कोशिश करते हैं कि इस तरीके का कंटेंट लाएँ। अब क्योंकि इतने समय जब आप बिता देते हो तो आपको पता भी चल जाता है कि ये कंटेंट चलेगा, ये कंटेंट नहीं चलेगा, तो वैसा वाला है। तो सर, ये ऑडियंस से कनेक्शन बनाए रखना भी एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। सो वो आप कैसे करते हैं कि आपकी ऑडियंस जो एक डिफाइंड कहा जा सकता है कि है, जिसको आपकी कहानियाँ, आपका बोलने का तरीका, आपका मोटिवेट करने का तरीका, इंस्पिरेशन पसंद आता है, सो उनसे कैसे कनेक्शन बनाए रखते हैं आप? मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सहज रहूँ, नेचुरल रहूँ। और मुझे लगता है कि जो नेचुरल होते हैं वो अपने आप ही पसंद आते हैं लोगों को। कि नेचुरल में एडवांटेज ये है कि आपके जैसे बहुत हैं। सो व्हेन यू विल बिकम अ बॉय नेक्स्ट डोर, कि ये तो यार पड़ोस के बच्चा है, हाँ मेरे पास में रहता है, तो फिर लोग ज़्यादा रिलेट करते हैं कि यार अप्रोचेबल है। एक्चुअली क्या होता है, कई बार जब आप बनावटी दुनिया में चले जाते हो, एक्टिंग की दुनिया में चले जाते हो, तो फिर लोग आपसे डिटैच हो जाते हैं कि यार ये बन रहा है ज़्यादा। तो मैं वो कोशिश करता हूँ कि ना बनूँ। और अब क्या हो गया, सोशल मीडिया पे हर कोई स्टार है, हर कोई इन्फ्लुएंसर है, सब अपने आप में सुपरस्टार बन चुके हैं। तो ऐसी दुनिया में उनको जोड़ के रखना है, इट्स अ टफ टास्क। लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ कि नेचुरल रहूँ, जिस भाषा में उनको पसंद है उसी भाषा में बात करूँ, उसी भाषा में उन्हें बताऊँ, और बताऊँ कि लाइफ इतनी टफ नहीं होती। कई बार हम मुश्किल जो है अपने दिमाग में भर लेते हैं, इतनी मुश्किलें होती नहीं है असल ज़िंदगी में। ज़िंदगी, ये उसमें पंकज त्रिपाठी साहब की लाइन याद आती है कि दुनिया उतनी बुरी नहीं जितनी हम मान लेते हैं, उतनी अच्छी नहीं जितनी हम मान लेते हैं। तो ना तो बुरी है ना अच्छी है, बैलेंस बीच में कहीं है। तो बीच में ही चलना है अपने को, मस्त रहना, बस वैसी वाली कहानी। तो सहजता मेरा, मुझे लगता है कि शायद कोर है। और मैंने कभी कुछ बनने की कोशिश नहीं की, जैसे हैं वैसे हैं। मैं तो अभी बालों का भी कुछ नहीं करवा रहा हूँ, जैसे जा रहे हैं धीरे धीरे चले जाएंगे। नहीं, ठीक है अभी तो। ठीक है। तो बेसिकली वही है कि मैं लोगों से वैसे ही कनेक्ट करता हूँ जैसे वो है। जैसे मुझे इरफान साहब याद आते हैं, तो उन्होंने कभी भी एक, उनका अगर आपने सुना हो तो उन्होंने कहा कि मैं बचपन में टोंक में जब वो थे और वो थिएटर वगैरह देखते थे इरफान खान साहब, तो कहते हैं कि मैं मिथुन दा की बड़ी वो करता था, मिमिक। ऐसे बोलूँगा, ऐसे मूवी में जो मिथुन दा करते थे वैसे वो कॉपी कर। तो फिर उन्हें लगा कि किसी ने उनको बोला कि यार तुम मिथुन बनना चाह रहे हो क्या, मिथुन तो है ऑलरेडी, तुम्हें इरफान बनना है। तो हम अपने आप को जैसे हैं वैसे जिस दिन हम अपने आप को स्वीकार लेते हैं ना, लाइफ बहुत इजी हो जाती है। हमारी प्रॉब्लम ये है कि, अगेन मैं मोटिवेशनल बात कर रहा हूँ, बट मैं बन गया वैसा। द बॉटम लाइन इज़ दिस कि हम लोग जैसे जिस दिन वैसे स्वीकार लेंगे ना, लाइफ बहुत ईजी हो जाती है। हम पूरी ज़िंदगी इसमें लगे होते हैं कि यार मैं वैसा बनूं जैसा ये चाह रहे हैं, तो वैसे तो आप कभी नहीं बन पाओगे, क्योंकि उनकी चाहत बदल रही है। आपके सामने वाले जो हैं वो तो रोज़ नया चाह रहे हैं आपको, कि अब बताओ आज क्या। तो वो तो आपके साथ रोज़ लगेंगे। आपने जिस दिन बोला भैया मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा ही रहता हूँ, तो वो आपकी एक्सेप्टेंस बहुत बढ़ जाती है, मास में आपकी अपील बढ़ जाती है, मुझे ऐसा लगता है। तो सर, इतने एक्सपीरियंसेस आपको हो रहे हैं, इतने आपके चाहने वाले ऑलरेडी हो गए, तो ऐसा कोई यादगार या इमोशनल मोमेंट जब आपको लगा हो कि आपने किसी की ज़िंदगी को छू लिया? हाँ, ये अभी क्या हुआ, मेरी बुक लॉन्च हुई, कर दिखाओ कुछ ऐसा नाम से मेरी पुस्तक है। और वो बुक जब लॉन्च हुई किताब, तो वर्ल्ड बुक फेयर में दिल्ली में प्रगति मैदान में जो लगा हुआ था, भारत मंडपम में, तो वहाँ पे हम अमेज़ोन वाले स्टॉल पे जा रहे थे, जो मेरे पब्लिशर थे और हम लोग। तो मुझे एक बुज़ुर्ग थे, वो लाठी लेके आए थे, उन्होंने ज़ोर से आवाज़ दी, और जो कार्तिक,
तो पहले तो मुझे लगा कोई पता नहीं किस बात से गुस्सा है क्योंकि इतनी तेज़ तो कोई बोलेगा नहीं, तो मुझे पकड़ के उन्होंने ऐसे झकझोर दिया, मतलब बिल्कुल। तो फिर उन्होंने बोला बहुत अच्छा लगता है मुझे तुम्हारी कहानी। मैंने कहा अरे थैंक यू। फिर उन्होंने बोला कि मुझे एक और अच्छी लगी कि तुमने अपनी किताब जो है सबसे पहले अपने फादर मदर अपने पेरेंट्स को दी। तब जब बुक की जो कॉपी आई थी फर्स्ट, तो मैंने हाँ, मम्मी वो पापा को मैंने दी भी कि हाँ मैंने भी कि आप देखा वो लीजिए वीडियो, आपके वो। हाँ। तो मैंने उनको दी, तो सरप्राइज उनको हाँ करते हुए सरप्राइज़ आपने। करता, तो उन्हें बड़ा अच्छा लगा। तो मैंने कहा जी, तो बेसिकली लोगों के दिल, वही मैं आपसे कह रहा था कि जितने हम सहज रहते हैं, कई बार हम कोशिश करते हैं यार कैसे बना दें इसको, इसको कैसे दिखा दें, तो शायद वो चीज़ें बिगड़ जाती हैं। दिल को छू लेने वाली बात आप पूछ रहे हो, तो एक और किस्सा है कि सुबह मेरे पास में एक मैसेज आया था एक मैडम का। वो कह रही हैं कि मेरी दादी ने मुझे 4 बजे जगाया और बोला यार यूट्यूब पे आरजे कार्तिक की कहानी चला दे, क्योंकि दादी वो फ़ोन यूज़ नहीं कर सकती हैं। होता ना कि बड़े बुजुर्ग हमारे उतने फ्रेंडली नहीं है फ़ोन्स को लेके, तो उन्होंने कहा उस पर चला के दे दे, बस मैं सुन लूँगी। तो बोले मेरी दादी इतना आपको सुनने के लिए बेसब्री से मतलब प्रतीक्षा कर रही हैं, सुबह सुबह मुझे जगा रही हैं। तो मुझे लगा कि लाइफ में सच में जो कहानियाँ हैं, जो कंटेंट है, वो लोगों तक पहुंच रहा है, उनकी लाइफ में चेंजेस ला रहा है। तो बस वही है कि आप अपनी बात करो। एक बहुत अच्छी बात है कि किसी ने बड़े कमाल की बात की कि आवाज़ अच्छी होती है तो कुछ लोग सुनते हैं, बात अच्छी होती है तो बहुत सारे सुनते हैं। बात में दम होना चाहिए, तो जिसकी बात में दम है फिर वो, उसमें फिर भाषा मैटर नहीं करती। जैसे द एल्केमिस्ट बुक है, तो आज वो इतनी भाषाओं में इतनी जगह छप गई है, और उसका ही वो डायलॉग है कि अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो, शिद्दत से चाहो, तो पूरी कायनात, वो वाला जो डायलॉग ओम शांति ओम है। तो बेसिकली वही कि बात में दम होना चाहिए। आपकी बात में दम है तो फिर सब कनेक्ट होते चले जाते हैं। ये हम आते हैं अपने अगले सेगमेंट पे, विच इज़ मोटिवेटिंग मिलियंस। सो कार्तिक भाई, वायरल तो आजकल बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन दिल को छू जाएं ऐसी कुछ ही चीज़ें होती हैं। सो जैसे अभी आपने बताया कि किस तरह के वो इंसिडेंट्स थे, जब लोग आपको बता रहे हैं कि किस तरह उनको इंस्पायर किया या उनको आपकी कहानियाँ पसंद आ रही हैं। सो ऐसा ही कोई कहानी है आपकी जो आपको लगा हो कि वो वायरल हो गई या लोगों के दिल को छू गई शुरुआती दौर में? हाँ, तो वो कहानी कुछ ऐसी है। कौन सी कहानी थी, मतलब जो बड़ी वायरल हुई, वो कहना चाह रहे हो आप? तो एक कहानी ऐसी थी कि जो पहली कहानी थी, जो जिसका टाइटल था कि अगर आपका टाइम ख़राब चल रहा हो तो ये देखें। सो आई गेस वो कहानी, अब इतनी कहानियाँ वायरल हुई हैं कि मुझे वो याद आ रही है। वो कहानी ये थी कि एक जो मूर्तिकार था वो जंगल से जा रहा था। तो जंगल से जब वो जा रहा था तो उसे बीच में थोड़ी देर रेस्ट करने का मन हुआ, तो वो रेस्ट करने के लिए रुका, एक पेड़ के नीचे छाँव में बैठा रहा। फिर जब वो उठने लगा तो उसने वहाँ पर एक पत्थर देखा। उसे लगा कि ये जो पत्थर है, अब मूर्तिकार की आदत थी कि मूर्ति बना देता हूँ। मूर्तिकार पुराने ज़माने में जहाँ पत्थर देखा कुछ मूर्ति बना देते, तो उन्होंने कहा भाई मूर्ति बना देते हैं। मूर्ति बनाने के लिए जैसे ही उसने हथौड़ा निकाला और वो मारने लगा, तो पत्थर में से आवाज़ आई कि मुझे मत मारो, मुझे परेशान मत करो आप। तो मूर्तिकार ने कहा भाई गजब का जंगल है यहाँ, तो पत्थर भी बोल रहे हैं। तो उसने वो छोड़ के वो आगे बढ़ गया। फिर वो और आगे गया तो एक और पत्थर मिला, नदी क्रॉस करनी थी। उसने नदी क्रॉस करने के बाद वो पत्थर देखा, उसने कहा थोड़ी देर यहीं रुक जाते हैं, इस पत्थर से मूर्ति बनाते हैं। उस पत्थर में से कोई आवाज़ नहीं, उसने बहुत सुंदर देवता की मूर्ति बना दी। मूर्ति बनाने के बाद जब वो क्रॉस करके उस जंगल को, उस जगह को आगे गया, तो एक गांव था। गांव में उसने देखा कि एक मंदिर बना दिया, टेम्पल बन गया, बट मूर्ति नहीं है। 4-5 लोग खड़े होते और वो बात कर रहे हैं कि यार अब मूर्ति जो है लानी है। तो उन्होंने बोला अरे मूर्ति क्या लानी है, अभी जंगल में छोड़ के आया मूर्ति, अभी अभी बनाई है, ले आओ। 4-5 लोग गए, जाके वो मूर्ति ले आए। वहाँ पे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा वगैरह हो गई, पूजा अर्चना शुरू हो गई। अब लोगों ने कहा कि नारियल फोड़ने के लिए भी एक पत्थर चाहिए। तो उसने कहा एक पत्थर और छोड़ के आया उधर तो उससे मूर्ति नहीं बनाई। तो उसको लेके आए, उस पर नारियल फोड़ा जाने लगा। तो वो जिस पर नारियल फोड़ा जाने लगा, उस पत्थर ने, जिस पत्थर से मूर्ति बनी, उससे पूछा कि भाई तुम्हें पूजा जा रहा, मेरे ऊपर नारियल फोड़ा जा रहा? तो बोले मैंने वो पहला प्रहार सह लिया। जो पहला प्रहार हुआ, जो मेरे ऊपर पहली बार उन्होंने प्रहार किया, वो मैंने सह लिया, तभी मैं मूर्ति बन पाया। और तुम आज चरणों में और तुम पर पत्थर फोड़ा जा रहा है। तो बेसिकली लाइफ में चैलेंजेस भी आएंगे, मुश्किलें भी आएंगी, आपको झेलनी पड़ेंगी। जो झेल जाता है, वो कहते हैं ना कि जो संकट की घड़ी में आता है इंसान बिखर जाता है, निखर जाता है। तो जो झेल नहीं पाया वो तो बिखर गया, जो झेल गया वो निखर जाता है। तो निखरने वाली बात है। तो वो कहानी ऐसी थी कि बहुत पसंद आई। एक और कहानी थी ऐसी, मतलब बहुत सारी कहानियाँ हैं। उनका सार सबका यही निकलता है कि लाइफ में आप अच्छे इंसान बनो, कमाल पे कमाल होगी। कहानी मुझे याद आती है कि आजकल लोगों की बड़ी आदत होगी, हॉन्किंग करते हैं, हॉर्न बजाते रहते हैं। तो एक सज्जन बैठे हुए थे कार में, तो उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट जाना था। तो टैक्सी ड्राइवर जो था वो आराम से चला रहा था अपने, उसको कोई जल्दी नहीं। बोले मुझे भी कोई जल्दी नहीं है, अभी टाइम है फ्लाइट में। तो एक जगह पे क्या हुआ कि गाड़ी सामने से आ गई। गलती सामने वाले की थी, लेकिन वो फिर भी टैक्सी वाले को बहुत सुना के गया, गाली गलौच और बहुत उल्टा सीधा। तो पीछे वाले भाई साहब ने बोला कि तुम भी 2 गाली देते, तुमने गाली क्यों नहीं दी? जब वो तुम्हें गाली दे के गया तो तुम्हें भी रिस्पॉन्ड करना चाहिए था। तो मैंने बोला साहब ये गार्बेज ट्रक जैसे लोग होते हैं, कचरे का ट्रक है, इनके दिमाग में कचरा भरा हुआ है,
और जब कचरा ज़्यादा भर जाता है ना कचरे की गाड़ी में तो वो गिरता है, तो बोले ये उसको गिराते हुए जा रहे हैं। अब मैं इनको गाली दूंगा तो मैं भी अपने दिमाग को नेगेटिव कर लूँगा। बोले गलती उसकी थी, उसको नहीं माननी तो नहीं माननी, मैं कोई बात नहीं, मैं आगे बढ़ जाता हूँ मुस्कुरा के। तो लाइफ में ऐसे मुस्कुरा के कई बार आगे बढ़ना चाहिए। दूसरे का फ्रस्ट्रेशन आप अपने ऊपर लोगे तो आप अपनी जो माइंडसेट पॉजिटिव है उसको भी बेकार कर दोगे। तो सारा गेम माइंडसेट का मुझे ऐसा लगता है। तो ऐसी बहुत सारी कहानियाँ, मतलब ऐसे तो मैं सोशल मीडिया पे अनंत सुना चुका हूँ, अनंत तो नहीं है, नंबर्स हैं उनके, बट ये है कि कोशिश यही है उन कहानियों से कि ये सारी कहानियाँ पब्लिक डोमेन में हैं, कुछ नहीं है तो कुछ हमने लिखी हैं, बट इन सारी कहानियों का सार यही है कि आप बेहतर इंसान बनो। आप जैसे करियर की बात कर रहे हो कि आप डॉक्टर कैसे बने, इंजीनियर कैसे बने, आर्किटेक्ट कैसे बने, रेडियो जॉकी कैसे बने, वीडियो जॉकी कैसे बने, न्यूज़ एंकर कैसे बने, इस सबसे पहले मुझे लगता है कि बेहतरीन इंसान कैसे बने। सो जो बेहतर इंसान बन गया, चाहे वो जिस भी प्रोफेशन में होगा, वो उसको खुशी खुशी करेगा और लाइफ में सेटिस्फाइड रहेगा। अदरवाइज तो सेटिस्फैक्शन कहीं नहीं मिलेगा आपको, संतुष्टि तो मिल ही नहीं सकती दुनिया में। आप लाइफ में ही सोचते रहोगे और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए, तो वो है कहानी। सो कार्तिक भाई, आप एक आरजे भी हैं, एक स्पीकर भी और लाइफ कोच भी, तो ये तीनों रोल्स को कैसे आप बैलेंस करते हैं? ये बात तो आपने बड़ी इंटरेस्टिंग पूछी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब आरजे वाले मोड में होता हूँ तो तब मैं बहुत ज़्यादा लाइफ कोच वाले मोड में नहीं आ सकता, कि बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं दे सकता। तो तब मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैंने रेडियो बहुत पैशनेट लर्नर की तरीके से जो है शुरू किया था शुरू में, तो वो रेडियो जॉकी वाला तो मुझे पता है कि क्या जोन है, क्या लिमिटेशंस हैं, किस उसमें रह के आपको बोलना है, तो मैं उसी में ही बोलता हूँ। लेकिन हाँ, कभी कभी जब लगता है, क्योंकि रेडियो पे भी हम कुछ टॉपिक्स ऐसे लेते हैं जिसमें आपको ज्ञान देने की आवश्यकता है या थोड़ा सा बताने की ज़रूरत है कि बॉस ये लाइफ में आप सिविक सेंस सीखो, या आप ये गलत कर रहे हो, या बतौर पेरेंट जो है आप अपने बच्चे को ज़बरदस्ती कहीं पुश कर रहे हो जहाँ वो जाना ही नहीं चाह रहा है। तो उन जगहों पे मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि कुछ एक जो है हल्के सा अपनी ओर से बोल दूँ। जैसे कई बार मैं किसी ने बड़े कमाल की बात कही है जो मैं कोट्स यूज़ करता हूँ, तो मैं कुछ कोट वहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। तो मैं वो रेडियो जॉकी में कभी कभी वो मोटिवेशनल स्पीकर वाला एंगल आ जाता है। मोटिवेशनल वाली जो कहानी है वो तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं, क्योंकि मैंने खुद ने ऐसा किया, मैं खुद, जैसी मेरी कहानी मैंने आपको बताई कि एक छोटे से टाउन से आने वाला लड़का अगर शहर में आकर के, मैं भवानी मंडी से आता हूँ, झालावाड़ ज़िले में कस्बा है, तो वहाँ से आके अब तो वहाँ बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हो गई, स्कूल्स वगैरह और बेहतर हो गए, बहुत सारी चीज़ें हो गई, बट बैक देन 15-16 साल पहले की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें अलग थी। तो वहाँ से आके करना तो मैंने किया है वो, और मुझे लगता है कि बहुत कुछ नहीं कर दिया, बट एटलीस्ट इतना किया है कि मैंने अपनी लाइफ में चेंजेस महसूस किए हैं। इसी शहर में मैं पैदल ऑफिस जाता था, इसी शहर में मेरे को कोई पूछने वाला नहीं था। तो मुझे लगता है कि ये सब करने से वो मोटिवेशन तो ऑलरेडी अंदर है, और मुझे लगता है कि कोई भी मोटिवेशन आपको नहीं दे सकता जब तक आपके अंदर सेल्फ मोटिवेशन नहीं है। डिसिप्लिन इज़ द की। अभी आप जो कंसिस्टेंसी वर्ड बोल रहे थे, मैंने इस पर बोला नहीं ज़्यादा, लेकिन अगर मैं बोलूँ तो कंसिस्टेंसी जो है वही फॉर्मूला है लाइफ में सक्सेस का। इफ़ यू आर कंसिस्टेंट, अगर आप रोज़ जा रहे हैं, रोज़ जा रहे हैं, रोज़ जा रहे हैं, रोज़ जा रहे हैं, तो आप अपने आप को बेहतर बना रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना, आप जिम जा कर के चाहे जिमिंग ना भी करो, या आप सुबह दौड़ने जाना चाहते हैं, दौड़ने ना भी जाओ, बट आप 5:30 बजे जागना भी शुरू करो, तो आप अपनी लाइफ को बेहतर करने की और कदम बढ़ा चुके हैं बेसिकली। तो कंसिस्टेंसी जो है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये सारी बातें मेरे अंदर है। और लाइफ कोच वाली कहानी ऐसी है कि मैंने जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस लिए हैं थोड़े बहुत, उनसे जो मैंने सीखा है, और जो मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता बहुत हूँ, तो मैं पढ़ के, सुन के, सीख के, मैं हमेशा लर्नर मोड में रहता हूँ। तो शायद ये है कि मैं लाइफ कोच वाले में तो मैं कोशिश करता हूँ कि जितना मैंने सीखा है भाई, मुझे ये पता है आप ये करोगे तो शायद आपका भी बेहतर हो जाए। और लाइफ, जैसा मैंने बोला, कि बहुत ट्रिकी नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, लाइफ इज़ वेरी सिंपल। हम इंसानों के साथ दिक्कत ये है कि हमें सिंपल चीज़ पसंद नहीं आती। हमें हाईवे पर सीधे गाड़ी चलाना पसंद नहीं, हमें चाहिए थोड़ी गाड़ी घूमती हुई जाए, थोड़ा पहाड़ों में चलाए हैं, बलखाती सड़क जो होती है वैसी हमें चाहिए। तो हम थोड़े वैसे, वो गाने हैं ना बलखाती सड़क वाले, तो वैसे हम सोचते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ बहुत सिंपल है, सहज है, आप उसको वैसे ही एक्सेप्ट करोगे तो बहुत चीज़ें आसान हो जाएगी। बट द प्रॉब्लम इज़, कई बार क्या होता है, नॉलेज आपके पास होता है, आप उसको एक्शन में नहीं लाते, आचरण में नहीं ढालते, जो ज्ञान आपके पास में होता है। तो जब आप उस पर एक्शन शुरू करते हैं तो चीज़ें और आसान होती हैं। तो पता सबको है कि सुबह जल्दी जागना चाहिए, टाइम से सोना चाहिए, इतनी बजे खाना चाहिए, नहीं क्या, सबको सब पता है, बट वो कौन उसे इम्प्लीमेंट कर रहा है, वो कहानी है। तो इम्प्लीमेंटेशन इज़ द की, मुझे लगता है। बट वही है कि वो तब आएगी जब हम धीरे धीरे सुनना सीखना शुरू करेंगे। तो मैं कोशिश करता रहता हूँ ये सारे रोल में खुद को फिट करने की। आरजे में ऑलरेडी बनना चाहता था, तो वो मेरे लिए हो चुका है, मतलब वो सहजता में आ चुका है। मोटिवेशन भी ढल गया है, क्योंकि मैंने ये सब ऐसे सीख के अचीव किया है। और मैं आपको बताऊं कि मैंने 2017 में जनवरी में एक पोस्ट किया था, लंदन आई की फ़ोटो थी, ट्रैवल गोल्स। मेरा पासपोर्ट 2011 में बन गया था, डीएल से पहले। तो मैं वहाँ बिग एफएम में एक ट्रिप जीता था बाली की, तो तब मैं गया नहीं, क्योंकि मुझे स्विच करना था, कोई दूसरा ऑफ़र आ गया, तो मैं फिर इधर जयपुर चला आया। तब मैं कोटा में शो कर रहा था, फिर जयपुर चला आया, तो फिर वो रह गया, पासपोर्ट पे ठप्पा नहीं लगा कोई भी। फिर मैंने कहा अपन लंदन जाएंगे पहली बार। तो वो मैंने एक सिर्फ सोचा था,
और वो मैनिफेस्टेशन का गेम बोलो आप या आपके ड्रीम्स की पावर बोलो कि वो 2017 में नवंबर में हुआ भी। द सेम प्लेस आई वाज देयर, आई क्लिक्ड अ सेल्फी लंदन आई के साथ। तो कोई ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अभी उसको देखोगे तो यार लंदन ही तो गए तुम, क्या कर लिया तुमने। बट ये है कि आपने सोचा कि मैं लंदन ही जाऊँगा, तो अब तो मैं लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क तीनों जगह चला गया। बट ये है कि वो ड्रीम देखना बहुत आवश्यक है। जब फिर मैंने ऐसे ही सेम ड्रीम देखा ऑटो एक्सपो में कि यार मर्सिडीज़ लेंगे एक दिन, तो एक वो ड्रीम था, फिर वो अचीव हुआ साल भर के अंदर। तो मुझे लगता है कि आपको सपने देखते रहने चाहिए पूरे। वो कलाम साहब ने बिल्कुल सही कहा कि पूरे उसी के होते हैं सपने देखता है, तो देखने तो बहुत आवश्यक है। और देखने में कोई मनाही भी नहीं है, सपने आपके हैं, इट्स वेरी वेरी पर्सनल। आप चाहते हो कि मैं दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनूं, तो सपने देखो। आप कहीं से भी आते हो, कैसी भी माहौल में पले बड़े हों, आप सच में आउट परफॉर्म कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। एक चीज़ मेरे दिमाग में आ रही है वो और पूछना चाहूँगा कि ये जो आप बोलते हैं बड़े, किसी ने बड़े कमाल की बात कही किसने है, कही है ये? तो ये कैसे आया? हाँ, मतलब ये बात किसने कही है? एक्चुअली ऐसे आया कि हम बचपन से कहते हैं ना बहुत खूब कहा है, हाँ। या बेसिकली एक होता है अज्ञात, हाँ। एनोनिमस। Anonymous, तो उसका सोर्स नहीं पता है, ओरिजिन नहीं पता है कि ये कही किसने है। ऐसी बहुत सारी लाइंस हैं, तो उन लाइंस को कैसे सुना है। तो जब मैं कहानियाँ कर रहा था, तो जैसा मैंने बताया कि 30 स्टेशंस के 30 रेडियो जॉकीज़ को बोला गया कि आपको ये कहानियाँ सोशल मीडिया पर डालनी। सब अपने तरीके से कर रहे थे। कहानियाँ वही थी शुरुआत में जो गिनी चुनी जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, उनको सुना रहे थे। तो मैंने कहा अपन ऐसा क्या अलग करें कि अपनी कहानी तो अलग लगे, इन 30 में तो अलग हो भाई। 30 लोग तो 30 कॉम्पिटिशन रेस में 30 तो दौड़ ही रहे हैं, तो क्या किया जाए। तो मुझे एक लाइन तो मुझे बड़ी अच्छी लगी, कर दिखाओ कुछ ऐसा। तो मैं बोलने लगा कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। फिर मैंने कहा जो ये कोट से इनसे शुरू करते हैं, शायद उस कहानी से जुड़ा हुआ कि कोट आएगा। जैसे कि किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि बदन मेरा मिट्टी का, सांसें मेरी उधार है, घमंड करूं तो किस बात का, यहाँ हम सब तो किराएदार हैं। तो हम सब सच में किराएदार हैं, हम कोई लैंडलॉर्ड तो है नहीं। हमें तो जाना है एक दिन, वो 70-80 कितनी बैटरी है अंदर की पता नहीं। तो ये जो लाइंस हैं, इनका सोर्स पता नहीं था। तो इसलिए फिर मैंने कहा किसी ने बड़े कमाल की बात कही। और कमाल की बात तो ये है ही। तो ऐसी बहुत सारी कमाल की बातें हैं, तो उन कमाल की बातों को मैंने कहना शुरू किया। अब लोग मुझे कहते हैं कि तुम क्यों कह रहे हो, किसी ने तो कह दी। तो मैं बस इसलिए कहता हूँ कि यार तुम्हें रिमाइंडर मिल जाए। वो मेरे एक क्या बोलते हैं, मेरा तकिया कलाम हो गया है, वो मेरा स्टाइल हो गया है, ना चाहते हुए भी वो मेरे साथ जुड़ गया है। और मुझे लगता है कि ऐसी कमाल की बातें सुनने से थोड़ा सा हमारे अंदर भी एक रिमाइंडर आ जाता है, मोटिवेशन मिल जाता है। अभी कोविड के टाइम पे क्या हुआ था कि मैंने पोम्स रिसाइट करना शुरू किया कि भाई आपने कुछ लिखा हो तो आप भेजो, मैं आपके नाम से सुनाऊंगा। मैंने वो शुरू किया कि आपने नंदिनी जी ने कुछ लिखा है, प्रतीक ने कुछ लिखा है तो आपका भेजो, अहमद साहब ने कुछ लिख दिया तो भेजो। तो ऐसे सब ने अपने अपने भेजे। अब कुछ में क्या हुआ कि उनकी वो कविताएं ऑलरेडी उसमें हैं और वो अलग अलग नामों से हैं। तो मैंने कहा ये लिखी किसने? हाँ, ये किसी ने Credit लिखी है। गलत इस जा रहा है। एक कविता ऐसी थी हमारे पास जो 5 लोगों ने अपने नाम से भेजी। तो मैंने कहा इसलिए इनसे बेहतर है कि बोला जाए किसी ने बड़े कमाल की बात कही कि चलो That कम makes से कम sense. दैट मेक सेंस कि भाई इसका सोर्स नहीं पता भाई, ये सब लोग क्लेम कर रहे हैं तो वो कहानी है। तो उसमें अब कोई कहते हैं शेर मैंने लिखा है, वो कभी मैंने भी लिखा है, वो अब ये इंटरनेट का ज़माना है तो इसमें तो सब क्लेम कर लेते हैं। तो वो कहानी, तो इसलिए फिर मुझे उस दिन मुझे और रियलाइज़ हुआ कि इसको चलने दिया जाए, इसमें छेड़खानी ना की जाए, किसी ने बड़े तक ही अच्छा। क्योंकि अगर कोई आके भी कहेगा कि मैंने लिखी है तो फिर कह देंगे आपने आपके नाम से लिख दिया आपने। जैसे कुछ के सोर्सेज मालूम चले तो मैंने बाद में जो कमेंट में मैं, क्योंकि वो कहानी का वीडियो तो दोबारा नहीं डल सकता, वीडियो तो डल चुका है, बट उसके कमेंट में मैंने लिख दिया कि रिटन बाय दिस। ये कोई बहुत मशहूर शेर है, किसी पुराने शायर ने लिखा है तो उनका लिख दिया, या किसी ने बहुत अच्छी पंक्ति लिखी। ऐसे एक लाइन है बड़ी फेमस, वो मेरी बहुत फेमस हुई, उसका सोर्स मुझे अभी भी नहीं पता। किसी ने बड़े कमाल की बात कही कि लोगों की बातों को दिल से मत लगाना, अमरूद खरीदने से पहले पूछते हैं कि मीठे हैं ना, और बाद में नमक लगा के खाते हैं। तब ये किसने लिखी है वो बताएं तो मैं आपके नाम से बोलूँगा कि इन्होंने बड़े कमाल की बात कही। तो वो है, तो कोशिश करते हैं सर कि बातें पहुंचाएं लोगों तक। लोगों को सबको सब पता है, बट ये रिमाइंडर है। मेरी कहानियाँ गानों की तरह काम कर रही हैं, मुझे ऐसा लगता है। जो सदाबहार गाने होते हैं ना, तो बरसों बाद भी आपको वैसा एवरग्रीन फीलिंग देते हैं, बस वो है। बट कार्तिक भाई, सोशल मीडिया बड़ा टॉक्सिक है, हाँ, तो इसमें कई बार नेगेटिव या मिक्स्ड फीडबैक भी आता होगा, तो उसको इमोशनली कैसे हैंडल करते हैं? ये तो बात सही कही आपने कि बहुत सारे उल्टे पुल्टे भी चीज़ें आती हैं। मैं एक तो कमेंट पढ़ता नहीं हूँ। मेरे कुछ वीडियोस हैं, कुछ कहानियाँ हैं जिन पे 16-16 हज़ार कमेंट्स हैं। अब उनको कैसे पढ़ेंगे 16 हज़ार को? हाँ, हर पे आते हैं, कभी कम आते हैं, कभी ज़्यादा आते हैं, कभी बहुत ज़्यादा आते हैं। शुरू में मैं लिख देता हूँ पहले ही, क्योंकि मुझे पता है कि नीचे लिखेंगे वो कि सब अच्छा ही लिखते हैं। तो मैं सभी को धन्यवाद करता हूँ, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और प्रभु कृपा बनी रहे ऐसा करके मैं लिखता हूँ, गॉड ब्लेस अस ऑल, ये वो। तो
बट कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी होते हैं, कुछ जैसे मैंने बोला कि तुम क्यों कह रहे हो भाई किसी ने बड़े कमाल की, तू कहने वाला कौन है, ऐसे बहुत सारे लिखते हैं, तो मैं उन सबको इग्नोर करता हूँ। कई बार कुछ लोगों के डीएम भी आ जाते हैं उल्टे पुल्टे, बहुत कुछ लिखा हुआ, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं, न्यूज़ ऐसी होती है कि तुम इस पर क्यों नहीं बोल रहे हो, तुम क्या सोचते हो, तो मैं हर चीज़ पे क्यों बताऊँ कि मैं क्या सोच रहा हूँ। तो मेरा मकसद, मुझे ऐसा लगता है मेरा पर्पज़ ये है कि मैं लोगों तक पॉजिटिविटी पहुँचाऊँ। हर किसी चीज़ पे ओवर रिएक्ट करना भी मुझे सही नहीं लगता, क्योंकि कई बार क्या होता है कहानी कुछ और निकलती है, हम शुरू में ओवर रिएक्शन में कुछ बोल जाते हैं, बाद में एक दो बारी मेरे पास में ऐसे मैसेजेस आए कि किसी ने बहुत गंदा गंदा मेरे लिए लिख दिया, मैंने सुबह पढ़ के वो देखा, तो मैं उस पर रिप्लाई नहीं किया, वो अनरीड ही रहा, बट बहुत गंदा कुछ लिख दिया। फिर शाम में उन्हीं व्यक्ति का मैसेज आया कि सॉरी सर, मैं रात में बहुत ही परेशान था, आपने भी रिप्लाई नहीं दिया तो मैंने आपको गाली लिख दी। तो मैंने कहा कोई बात, फिर मैंने उन्हें रिप्लाई किया कि कोई बात नहीं, बोले सर मैं सॉरी, मैं ऐसा कैसे लिख दिया, मैं खुद ही नहीं समझ पा रहा। मैंने बोला कोई बात नहीं। एक सज्जन थे, उनका ऐसे ही भी किसी दिन आया, उनको रिप्लाई नहीं किया हुआ शायद या कुछ हुआ था, तो उन्होंने भी कुछ लिख दिया, ये कैसे आदमी हो ये वो फलाना। तो मैंने फिर उनसे बात की, बोले नहीं सर आप इतने बुरे नहीं हो। मैंने कहा बुरे नहीं है, थोड़ा फंसे रहते हैं चीज़ों में, व्यस्तता में। तो वही है कि सब ने अपने अपने हिसाब से पहचाना मुझे, वही वाली कहानी है, इसलिए मैं ज़्यादा उसमें नहीं उलझता हूँ। लोग कहते रहेंगे, अब सोशल मीडिया पे क्या आप जा रहे हो तो आप ना चाहते हो पब्लिक पर्सनैलिटी बन चुके हो, आप पे कोई भी कुछ भी कह सकता है कि तुम ऐसे दिखते हो, तुम वैसे दिखते हो, तुम फलाना दिखते हो। जैसे मैंने मर्सिडीज़ ली, उसके बाद हमने एक और गाड़ी ली कि क्या हुआ मर्सिडीज़ बेच दी क्या, तुम्हारे बुरे दिन आ गए। तो लोगों को, भाई मैं कह रहा हूँ कि लोग उतना ही देख रहे हैं जितना हम दिखा रहे हैं। आप अगर उन्हें यही वॉल दिखाओगे तो उन्हें नहीं पता कि इस कमरे में सच में 3 दीवारें हैं या आप कहीं ग्राउंड में बैठे हैं। सो इट्स लाइक दैट। तो कहानी वो है, तो इसलिए लोग अपना अपना कहते हैं। वही मैंने वही बोला कि लोगों की बातों को दिल से मत लगाना, तो मैं सच में उसमें बिलीव करता हूँ, मैं रिलैक्सड रहता हूँ। और मैं मानता हूँ कि आप अगर ऐसे प्लेटफॉर्म पे उतर गए जहाँ पे लोग कुछ भी कह सकते हैं, तो फिर आपको इतना तो मजबूत होना चाहिए कि चलो भाई कह लो जो कहना है। सो सर अब आते हैं हम नेक्स्ट सेगमेंट पे, विच इज़ रेडियो इन डिजिटल एज। सो रेडियो का चार्म तो कार्तिक भाई टाइमलेस है, लेकिन अब टेक्नोलॉजी के वजह से काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं। सो आपने जब शुरू किया और आज के दौर में रेडियो में क्या चेंजेस आप देखते हैं? रेडियो में चेंजेस ये हैं कि रेडियो हैज़ गॉट अ फेस, अब आपका चेहरा आ चुका है। रेडियो का अपना चेहरा है, पहले कहते थे मेरी आवाज़ ही पहचान है, घर याद रहे, तो अब तो आवाज़ के साथ चेहरा भी पहचान है। और मुझे लगता है कि ये एक अच्छी चीज़ हुई है, कोई बुरी चीज़ नहीं है इसमें कि आपका चेहरा भी दिख रहा है। इससे तो और ज़्यादा रिलेटिविटी आती है और ज़्यादा रेलेवेंस बढ़ती है कि यार मैं आवाज़ जो सुन रहा हूँ उसका चेहरा मुझे याद आ रहा है, कि मैं आपकी आवाज़ सुन रहा हूँ कि वैसे दिखते हैं, तो मुझे ज़्यादा वो आवाज़ जो है टच करेगी, रिलेट करूँगा उससे, बात से टच, मतलब मैं बात से कनेक्ट करूँगा। तो मेरे लिए तो, मुझे तो अच्छा लगता है। और मैं तो सोशल मीडिया पे इतना वो चीज़ें मुझे मिली, प्यार मिला, तो मैं तो ये नहीं कहूँगा कि वो चीज़ गलत है। हाँ ये है कि आप कैसे दोनों को यूज़ कर रहे हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू। क्या कैसे आप रेडियो कंटेंट को, वीडियो को, दोनों को मर्ज कर रहे हैं और रेडियो को की रेलेवेंस को और बढ़ा रहे हैं। रेडियो इसलिए, और आपने जो बिल्कुल सही बोला कि रेडियो हमेशा रहेगा, एवरग्रीन रहेगा, इसलिए क्योंकि रेडियो हैज़ गॉट अ सरप्राइज एलिमेंट इन इट। यू नेवर नो व्हाट विल बी द नेक्स्ट सॉन्ग। आपको नहीं पता कि 5:55 पे विच सॉन्ग आई विल बी प्लेइंग फॉर यू। तो ऑटोमेटिकली अगर कोई ऐसा सॉन्ग आ गया कि एक प्यार का नगमा है जो आपको बहुत पसंद था, या कोई ऐसा सॉन्ग आ गया जो आपने अपनी फियोन्से के लिए, अपनी वाइफ के लिए शुरुआत में डेडिकेट किया था, तो ये सब चीज़ें सरप्राइज ऐड करती हैं। सोशल मीडिया डिजिटल में क्या है कि सब चीज़ें सामने हैं। आज सोशल मीडिया पे आप किसी भी ऑडियो प्लेटफॉर्म की बात करोगे तो वो क्या करेंगे कि आपकी साइकी को समझ गए वो, कि इसने 2 गाने प्रीतम के सुने, तीसरा भी इसको प्रीतम का सुनाओ, 2 अरिजीत के सुन लिए, तीसरा सचिन जिगर का सुन लिया, ऐसा ही चला दो। बट रेडियो ऐसा नहीं है। रेडियो इज़ लाइक कि आपको 2 मैंने चाहे पुराने सुना दिए, मैं एकदम नया ले आऊँगा, या मैं एकदम पुराना चला जाऊँगा, तो आपको एक सरप्राइज़ देता है रेडियो। और रेडियो व्हेन यू आर ड्राइविंग इन अ कार, अकेले हो आप, तो आपको बातचीत जो है आपको कनेक्ट फील कराती है, आपको अकेले होकर भी अकेले नहीं होने देती। तो मुझे लगता है तो इसलिए। और रेडियो में जब हम डिजिटल पे जब हम बताते हैं कि जी ऐसा रेडियो स्टेशन है हमारा, यहाँ पे हम बोल रहे हैं, देखो ये चल रहा है, लाइव कुछ कर रहे हैं, या जैसे मान लीजिए कि मैंने कोई लाइव कॉन्टेस्ट किया तो रेडियो पे भी जा रहा है, लाइव के लिए भी जा रहा है, तो बढ़ती है, इंगेजमेंट बढ़ती है। जैसे हमारे फ़ोन लाइन पे 6 कॉल्स एक साथ आ सकते हैं, तो हमने कहा जी 6 तो आप, वो कॉल्स तो क्योंकि पूरा शहर करेगा, तो बाकी लोग कैसे कनेक्ट होंगे, तो उनको कहा भी सोशल मीडिया पे डीएम कर दो, तो उन्होंने सोशल मीडिया पे पार्टिसिपेट कर लिया। तो हम कैसे उनको कनेक्ट करें, कैसे राइट यूज़ करें, वो आपकी स्मार्टनेस है। अदरवाइज़ तो फिर लोग कहेंगे जी रेडियो तो डिजिटल आ गया तो रेडियो का तो अब क्या होगा। किसी का कुछ नहीं होता। जब टीवी आई थी तब लोग कह रहे थे न्यूज़पेपर का क्या होगा, फिर टीवी भी आ गई, न्यूज़पेपर भी चल रहा है, फिर रेडियो भी आ गया, तो सब चलता रहता है। हमारे देश में अच्छी बात यह है कि यहाँ सब एक्सेप्ट होता है, यहाँ पे एक्सेप्टेंस पावर बहुत है हमारे देश के लोगों के, हम सब एक्सेप्ट करते हैं। तरीका आपको आना चाहिए कि आप कैसे उसको, ऑडियंस को कनेक्ट करो, जो आप कह रहे थे कि कैसे आप ऑडियंस को हुक करते हैं। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन दैट, मुझे लगता है। सो आप डिजिटल मीडिया पर आपकी इतनी ज़बरदस्त फ़ैन फॉलोइंग है, यू आर वन ऑफ द
मोस्ट फॉलोड रेडियो जॉकीज ऑफ द कंट्री। करीब हम लोग हमारी टीम जब स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि करीब करीब 15 मिलियन के आसपास, तो ये 3-4 प्लेटफॉर्म्स जो हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह से ही मिलाकर हो गया है। सो आपकी ये डिजिटल स्ट्रैटेजी क्या रहती है इसको मैनेज करने के लिए, क्योंकि जो यंग एस्पिरेंट्स हैं आई एम श्योर उनके लिए एक ज़बरदस्त लर्निंग होगा आपका एक्सपीरियंस। उसकी स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है, वो ये है कि आप कंसिस्टेंट रहो, आप रेगुलर कंटेंट अपलोड करते रहो और जैसा कंटेंट पसंद आ रहा है वैसा ही कंटेंट अपलोड करते रहो, तो वो आपके साथ हुक करके रखेंगे, आपके साथ अटैच्ड रहेंगे और उनको इंगेज करते रहो, उनसे कुछ ना कुछ ऐसे सवाल करते रहो, उनको रिप्लाई कर दो, उनसे बात कर लो, वैसा कंटेंट पहुंचाओ जैसा वो सच में चाह रहे हैं आपके ज़रिए। और क्या होता है कि ना चाहते हुए भी आप जब एक तरह का कंटेंट करने लगते हो तो आप उसमें बंध जाते हो, तो आप कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट भी करते रहो, बताते रहो कि भाई मुझे ये भी आता है, मैं ये भी कर लेता हूँ, मुझे ये भी आता है, बट वो बहुत ज़्यादा ओवरडू मत करो। ओवरडू करने से कई बार वो आपकी ऑडियंस ही हट जाती है कि यार अब तो ये करने लग गया, अब तो ये सिंगर बन गया, कहानियाँ सुनाते सुनाते ये कॉमेडी करने लग गया। तो ऐसा ना हो, लेकिन आप अपना एक जो आपकी जो पर्सनैलिटी है उसके जो शेड्स हैं वो बताओ कि भाई मैं ये भी करता हूँ, ये भी करता हूँ। उनको बेसिकली जितना रियल फील कराते रहोगे उतना होगा। और सोशल मीडिया का मुझे लगता है कि एक ही तरीका है सोशल मीडिया पे पॉपुलर होने का या सोशल मीडिया पे जगह बनाने का, वो ये है कि नेचुरल हो जाना। जैसी आपकी पर्सनालिटी है वैसे आप हो गए, आपने खुद को एक्सेप्ट किया और उनको बता दिया कि भैया आई एम लाइक दिस ओनली, आपको देखना है आप देखिए, मज़ा आएगा। तो वो और ज़्यादा अटैचमेंट फील करेंगे। कि जैसे मैं खाना खाने बैठा, मैंने एक स्टोरी अपलोड करी कि बताओ इसमें सबसे पहले क्या खाऊं, तो मैं गुजरात में था, अहमदाबाद में, उन्होंने वो थाली थी उसमें बहुत कुछ था, तो कुछ सर आप खीर से शुरू करो साहब, तो वो इंगेजमेंट बढ़ता है। तो उनको लगता है आप कहाँ पर हो जी, हमें भी खाना है। तो आप जितना उनको इंगेज करोगे, आप जैसे मैं कहानियों के टाइटल बहुत ऐसे सिंपल रखता हूँ कि जैसे आपके साथ ये हो रहा हो तो ये देखें, तो ऐसे इससे टाइटल से क्या होता है उनको और ज़्यादा, और कंटेंट को शॉर्ट करता हूँ मैं, बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट नहीं करता। एग्जैजरेट करने की जहाँ कहानी है, जहाँ मैं यूट्यूब पे बड़ा वीडियो डाल रहा हूँ तो वहाँ उन्हें पता है कि 1 घंटे बोल रहे हैं या 45 मिनट तक बोलेंगे या 15 मिनट तक बोलेंगे, तो वो एक अलग तरीका है। बट जहाँ मैं बोलता हूँ ये आरजे कार्तिक की 1 मिनट स्टोरी, तो बहुत सिंपल है कि उसको पहले ही पता है कि 1 मिनट में ख़त्म कर देगा। अब कई बार क्या होता है कि मेरे ऑडियो को यूज़ करके कईयों ने वीडियो बना ली है दूसरे, मेरे नाम पे अगर आप हैशटैग सर्च करोगे आरजे कार्तिक तो 7-8 हज़ार चैनल हैं यूट्यूब पे। तो मुझे कहते हैं यार आप कॉपीराइट क्लेम तो नहीं करोगे, मैंने कहा उन्होंने 8 हज़ार को ही नहीं किया आज तक, तुम्हें क्यों करेंगे, तुम भी करो। तो कई बार ऐसा होता है कि वो लोग, वो वही मैंने बोला कि बात अच्छी होगी तो पहुंच जाएगी। आप कितना कंटेंट कैसा बना रहे हैं, किस ऑडियंस के लिए बना रहे हैं और किस तरीके से आप उसको पहुंचाना चाह रहे हैं, वो मैटर करता है। आप कोई ऑडियो तैयार कर रहे हैं तो ऑडियो क्लियर हो, क्लीन जो है ऑडियो हो, सुनाई दे, समझ में आए। वीडियो हो तो बहुत ज़्यादा वीडियो में चेंजेस ना हो कि उसकी आंखों के सामने वो वीडियो ही घूम रहा है बार बार। तो उसको जितना बेहतर सजा के भेजोगे उतना पसंद आएगा, मुझे ऐसा लगता है। तो डिजिटल का गेम तो बहुत वो आसान है। और कई बार क्या होता है कि लोग बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं। मैंने मार्च में शुरू किया, अक्टूबर में जाके मेरी कहानी फेमस हुई। उससे पहले के सारे वीडियो पे 200-250 व्यूज़ थे, 100 मेरे थे उसमें। मैं जाके देखता था कितने बड़े आज तो 100 बार तो मेरे ही क्लिक हैं उस पर। तो बाद में वो बढ़ गए, हाँ। फिर मैंने बाद में वो देखना ही छोड़ दिया। बाद में मैंने कहा यार इससे अपना कोई लेना देना नहीं, अपन इसके लिए आए ही नहीं, अपना शायद मकसद दूसरा, अपने को भगवान ने दूसरे काम के लिए भेजा कि तुम पॉजिटिविटी स्प्रेड करो, तुम्हारी कहानियों से पहुंचाओ लोगों तक। तो मैंने कहा फिर वो नंबर गेम में नहीं फंसना आपको, ऊपर वाले ने आपको चुना है तो आपको शायद वो ये इससे भेजा है कि आप अपनी बात पहुँचाओ। तो फिर वो नंबर गेम में क्या होता है, आप सिकुड़ जाते हो, सिमट जाते हो। तो मैंने फिर वो सब भी सोचना छोड़ दिया कितने पैसे आए। 3 इडियट्स का वो डायलॉग है कि आप जब काम अच्छा करते हैं ना तो सब बाय प्रोडक्ट्स हैं, वो मुझे अब समझ में आता है। अब मुझे रियलाइज़ होता है कि काम बेहतर कर रहे हो तो आपको पैसे के पीछे नहीं भागना है, हाँ, वो अपने आप आपको फॉलो करती हैं, सारे बाय प्रोडक्ट्स हैं, अपने आप आती जाती। कभी मैंने ये नहीं सोचा कि गाड़ी लेनी है इसलिए मुझे वीडियो अच्छे डालने हैं, नहीं, गाड़ी तो आ गई। जब मैंने पहली कार ली थी तो मैंने 6 साल का लोन लिया था। मैंने कहा पता नहीं अपन चुका पाएंगे कि नहीं, टैक्सी वैक्सी में चलानी पड़ी तो चला लेंगे, तो अपन उसके लिए तैयार थे। तो लाइफ में वर्स्ट क्या हो सकता है वो भी सोच लो, बेस्ट क्या होगा वो तो ऊपर वाले ने सोच ही रखा। आप अपनी मेहनत करते रहो, अपने आप चीज़ें आसान हो जाती हैं। और सपने देखते रहो। मुझे लगता है कि छोटे छोटे गोल्स बनाने चाहिए। मैं बहुत छोटे छोटे गोल्स बनाता हूँ। इस साल का एक गोल है, अगले साल का एक गोल है। मैंने किताब लिखी तो वो गोल बनाया था, वेबसाइट मुझे लॉन्च करनी थी, तब ये दोनों गोल थे। और वो धीरे धीरे पहले वेबसाइट लॉन्च हुई, फिर 6 महीने बाद किताब भी आ गई। तो हमारे जो पब्लिशर हैं अलिन सर, उन्होंने कहा यार आप इसी बुक फेयर में लाएंगे, तो उन्होंने एक और प्रेशर बढ़ा दिया मेरे ऊपर। तो शायद वो 2 महीने में मैंने उसका सेकंड ड्राफ्ट तैयार किया। फर्स्ट ड्राफ्ट तो उसका तैयार था, पर सेकंड ड्राफ्ट मैंने 2 महीने में तैयार कर लिया। उसके लिए मैं एक्स्ट्रा 1-1 घंटे रात में जगह करा, मेहनत करी मैंने, बट हो गया। तो बात ये है कि आप गोल छोटे बनाओगे, अचीव डेफिनेटली होंगे, ऐसा वाला। सो अब फ्यूचर में जैसे हम देख रहे हैं कि सब कुछ पॉडकास्ट या स्ट्रीमिंग की तरफ जा रहा है, तो ऐसे में आपको लगता है रेडियो सर्वाइव करेगा? रेडियो तो सर्वाइव करेगा। जैसा मैंने बोला कि रेडियो के साथ सबसे अच्छी बात एक तो ये है कि फ्री मीडियम है,
तो रेडियो फ्री मीडियम है। दूसरी चीज़, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, आपातकालीन स्थिति भी आ जाए, इमरजेंसी सिचुएशन भी हो, रेडियो विल बी अवेलेबल, है ना। इंटरनेट बंद कर सकती है सरकार, बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल लग सकता है, रेडियो पे नहीं लगता। रेडियो आप सुन सकते हो घर में, इमरजेंसी सिचुएशंस में तो रेडियो को ही यूज़ किया जाता है। तो मुझे लगता है कि रेडियो रहेगा। रेडियो वो पहली मोहब्बत है जो हमेशा आपके साथ में रहती है। और थोड़ा सा उसमें कमर्शलाइज वाला जब एंगल आ जाता है कि जो एडवर्टीजमेंट चल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एडवर्टीजमेंट्स तो जो रेडियो चैनल्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट है, बिकॉज वो भी एक ऑपरेटिंग कॉस्ट उनकी लगी हुई है। लेकिन हर रेडियो चैनल ये कोशिश कर रहा है अपनी ओर से, मुझे मैं ऐसा लगता है, क्योंकि मैं इस फ्रेटर्निटी से जुड़ा हूँ, कि हम रेडियो पे अच्छा कंटेंट परोसें, अच्छी चीज़ें पहुंचाएं लोगों तक और बेहतर चीज़ें करें। तो रेडियो रहेगा, किस फॉर्म में रहेगा, कैसे शोज़ होंगे, हो सकता है कि आधे आधे घंटे के टॉक शोज़ चालू हो जाएं, हो सकता है कि एक एक घंटे के टॉक शोज़ हो जाएं, हो सकता है म्यूज़िक हो जाए, कुछ भी हो सकता है, बट रेडियो रहेगा। क्योंकि हमारे देश में फ्री का आइटम रहता है, रेडियो फ्री वाला है, रेडियो हमेशा रहेगा। कोई पैसा तो ले नहीं रहा है आपसे, कोई आपको फ्री में गाने सुना रहा है, तो क्यों नहीं सुनोगे आप। अब आप देखोगे जितने ऑडियो वाले, जितने म्यूज़िक वाले जो ऐप्स आई हैं, सब ने धीरे धीरे चार्जेस बढ़ा दिए, 300 रुपये दो, 400 रुपये दो महीने के। रेडियो वाले कुछ नहीं कह रहे हैं, क्या सुन ले भाई, तो सुना रहे हैं। बस वो है कि हमारी भी क्योंकि ऑपरेटिंग कॉस्ट है, तो उसमें कुछ ना कुछ खर्चा तो हमारा भी हो रहा है ना, वो वाली चीज़, राइट। और उसमें आप जैसे लोगों से ज्ञान भी मिल जाता है। नहीं सो दैट इज़ अगेन अ बिग एडवांटेज। कोशिश की जा रही है, मतलब कि जो लोग हैं रेडियो पर, ऐसे सेलिब्रिटी शोज़ भी चल रहे हैं रेडियो पर, तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के शोज़ भी हैं, तो उनका कंटेंट सुने लोग, कंज्यूम करें। बेसिकली कंटेंट एनरिच किया जाए, म्यूज़िक पहुंचाया जाए, यही रेडियो का फॉर्मूला है। सो अब जो एस्पिरेंट्स हैं जो रेडियो में करियर बनाना चाहते हैं, उनको आप क्या एडवाइस करेंगे? मैं उनको ये कहूँगा कि बहुत सारा पढ़ो, बहुत सारा सुनो, बहुत सारा देखो, कंटेंट कंज्यूम करो। अपने पास में बहुत सारे शब्द होने चाहिए, बहुत सारी भाषाओं के शब्द होने चाहिए, बहुत सारे आपके पास में थॉट्स होने चाहिए, ताकि आप हमेशा भरे हुए हों विचारों से। तो जब आपके पास में बहुत सारे थॉट्स होते हैं तो बोलना बहुत आसान होता है। शुरुआत में मेरे साथ ये था कि मैं रेडियो पे शो कर रहा था, 1 मिनट 2 मिनट बोलता था, एक लिंक बोला, फिर आप 4 मिनट 10 मिनट का ब्रेक आ गया, गाना आ गया, फिर ब्रेक आ गया, एडवर्टीजमेंट आ गए, फिर बोला। बट जब मैंने मोटिवेशनल स्पीकर वाली जर्नी शुरू की, तो मुझे 1 घंटे बोलना पड़ता है। तो मुझे लगा कि आपके पास में शब्द होने चाहिए, विचार होने चाहिए। उससे मुझे रेडियो पर बहुत मदद मिली है। जो मेरे रेडियो की करियर में 15-16 साल हो गए, उसमें मेरे 8 साल तो ये मोटिवेशनल वाले हैं, वो बहुत आसान रहे, क्योंकि मेरे पास शब्द बहुत हैं, बातें बहुत हैं, बताने के लिए बहुत कुछ है। मैं तो कह रहा हूँ भाई तू और सुन, मुझे 2 घंटे और है मेरे पास अभी तो वो चीज़ें हो जाती, तो वो आपको बतौर रेडियो जॉकी या बतौर ओरेटर बहुत आसान कर देती हैं। प्रसून जोशी साहब ने एक बात कही कि वर्बल डायरिया नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि शब्द कम है, वही वही बात रिपीट हो रही है। आने वाला गाना मैं सुना रहा हूँ आपको, तो इसके लिए बहुत पढ़ो आप। जब आप बहुत पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली आप साउंड करोगे, अच्छा साउंड करोगे, लोग आपको सुनना चाहेंगे। पहला तरीका है कि आप किसी मीडिया स्कूल में जाके कोई कोर्स कर सकते हैं मास कम्युनिकेशन का, बट अगेन आपको खुद ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि रेडियो जॉकी को ऐसा करियर नहीं है जो पढ़ा के सिखा दें। ये तो प्रैक्टिस गेम है, ये रियाज़ है। जो संगीत में हम, म्यूज़िक में हम करते हैं कि गायकी का जितना रियाज़ होगा, गायकी उतनी बेहतर होगी। सेम गोज़ विद आरजे, कि आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना निखर के आप बोल पाओगे। जो आपने बात करी, एक ऑप्शन तो ये है मीडिया वाला, दूसरा मास कम्युनिकेशन वाला, दूसरा है कि आप किसी रेडियो चैनल में जाके इंटर्नशिप कर लो। बट इंटर्नशिप में भी वो आपको तब लेंगे जब आपके पास कुछ मीडिया की नॉलेज हो, और वो आपको या तो आप एकलव्य बन जाओ या अर्जुन बन जाओ, 2 ही ऑप्शन है। तो दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। अब आपको ये तो कि यार सेल्फ लर्निंग कर लेता हूँ, सीख लेता हूँ यूट्यूबर से, मोटिवेशनल स्पीकर से, रेडियो जॉकीज से, वीजेस से, तो मैं अच्छा बन जाता हूँ, वैसा भी कर सकते हैं। बट वही है कि अगर आप किताबी ज्ञान भी लेने जाओगे तब भी ये प्रैक्टिकल फील्ड है, बेसिकली प्रैक्टिकल करने वाला फील्ड है। इसमें तो बोलना, प्रैक्टिस करना, वो सब ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्रिकेट जो है बेसिकली उसको सिखाया जा सकता है, बट ग्राउंड पे क्या करना है तो आपको ही करना है। तो वो है, और मज़ेदार फील्ड है। मुझे ऐसा लगता है कि इस फील्ड में छूने के लिए आसमान है, और फिर नहीं है तो फिर मीडियोकर लाइफ भी है। और ये तो हर फील्ड में, आप हर क्षेत्र में बहुत ऊपर जाके चैम्पियन बन सकते हो, या फिर आप नॉर्मल ज़िंदगी। हमारे साथ प्रॉब्लम ये, हम ये सोच लेते हैं यार मैं तो इसी के लिए बनाऊँ, मैं तो इससे क्या ही होगा इससे ज़्यादा, तो हम कई बार खुद को बहुत छोटा। तो वही किसी ने बड़े कमाल की बात कही कि देने वाला तो बहुत कुछ देना चाहता है, हम झोली छोटी कर लेते हैं यार जब झोली छोटी कर लोगे तो उसका मन हो सकता है 10,000 रुपये देने का था, तुमने मांगा ही 1,000, तो उन्होंने कहा ले बेटा तो 1,000, 1100, और 1100 मिल गए तो बहुत खुश हो जाएंगे, और तो 1100 मिल गए। बट ये नहीं पता कि शायद वो जो 8,900 और देने थे भी ऊपर वाले को, तो आपने छोटी कर ली। तो छोटी नहीं करनी है, झोली हमेशा बड़ी रखिए, मांगते रहिए, उसका दिल बहुत बड़ा, ऐसा मुझे लगता है। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे, विच इज़ टूल्स टू बिकम आरजे। सो अब इसी में आगे अगर हम बात करें तो कौन सी स्किल है, एक आपने नॉलेज ऑलरेडी बताया कि नॉलेज होनी चाहिए, शब्द होने चाहिए, और कौन सी स्किल है जिस पे स्टूडेंट्स को काम करना चाहिए अगर उनको करियर? 3 चीज़ें। पहला है मॉड्यूलेशन,
दूसरा है प्रेजेंटेशन, तीसरा है प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा होना चाहिए, उच्चारण आपका शुद्ध हो। आजकल तो बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, सोशल मीडिया पे सब कुछ अवेलेबल है। आप दुनिया भर के अलग अलग कंट्री के स्पीकर से सीखो, सुनो, समझो और सही भाषा बोलो। अगर घर पे नहीं बोली जा रही है तो प्रैक्टिस करो अच्छा बोलने की। घर वालों को भी सिखाओ कि पापा इसको ऐसे नहीं ऐसे बोलते हैं, मम्मी इसको ऐसे बोलते हैं। तो आप उनको भी अपनी ओर से लर्निंग्स दो, उनको भी बताओ और ख़ुद भी सीखो। दूसरा है प्रेजेंटेशन, आप किस चीज़ को कैसे प्रेजेंट करो। जैसा मैंने बताया कि कहानियाँ तो 30 लोग सुना रहे थे और भी लोग सुनाते हैं, मैं कैसे प्रेजेंट करूँगा, मेरा तरीका क्या होगा, मुझे डिसाइड करना है। और तीसरा है मॉड्यूलेशन, किस उतार चढ़ाव में मैं बोलूँगा। जब आप 1 घंटे बोलते हो तो आप 1 घंटे एक ही एनर्जी में नहीं बोल सकते। आप एक ही एनर्जी में बोलोगे तो गला सूखेगा, प्यास लगेगी। बट आप जब एक बेसिकली एक मॉड्यूलेशन लेकर आते हो आवाज़ में तो और अच्छी हो जाती है। उस भाव से जब आप बोलते हो, जैसा मैंने बोला कि मान लो मुझे कोई गम वाली बात बोलनी है, अगर मैं उसमें गमगीन आवाज़ अगर मेरी नहीं हुई, इसको वॉइस की एक्टिंग बोलते हैं, बेसिकली थिएटर ऑफ माइंड है। जैसा मैं बता रहा था आपको कि कोई कहानी आप सुनाओगे और मैं उसमें आपको समझाऊँ कि हरी दीवारें थी, बाहर नीला आसमान था, वो चिड़िया आकर के फिर बैठ गई थी, पता नहीं क्या लेने आती है शाम में, मैं तो दाने भी नहीं रखता हूँ, लेकिन शायद उसे मुझसे मोहब्बत है या शायद उसे मेरी तरह अकेलापन पसंद है। ये सब जब ऐसी मैं बातें करने लगूँगा तो उसको इमेजिन होगा कि यार ऐसी कोई दीवार है, बाहर कुछ ऐसा खुला है, बरामदा है। तो वो वाले भाव में जब आप बोलोगे, और वॉइस का मुझे लगता है कि बहुत सिंपल फॉर्मूला ये है मॉड्यूलेशन का कि आप उस सीन में चले जाओ तो आप ऑटोमेटिकली आपकी वॉइस वैसी हो जाती है। एक्टिंग में भी ये कहते हैं कि एक्टिंग में कोई सीन आप करना चाह रहे हो, इनैक्ट करना चाह रहे हो, तो आप अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से अपने आप को रिलेट करो। आप सैड सीन कर रहे हो तो रिलेट करो कि मेरी लाइफ में सैडनेस कब आई थी। सो ऑटोमेटिकली आप उस सीन में इतना नेचुरल एक्ट करते हो कि सच में आप जो हीरो जो है वो सच में उदास हो गया है। तो वो वही वाली कहानी, वॉइस की एक्टिंग है, मॉड्यूलेशन बेसिकली। और एक समय के बाद तो आपका खुद का मॉड्यूलेशन तैयार हो जाता है। जैसा मैं बता रहा था आपको कि इरफान साहब पहले मिथुन दा की तरह बनना चाह रहे थे, बट उन्होंने इरफान स्टाइल की, तो आज इरफान स्टाइल लोग कॉपी कर रहे हैं, भैया गया। तो वो कोई उन्होंने किसी से लिया नहीं है, वो उनका खुद का है। वो अब आप और हम कॉपी कर रहे हैं क्योंकि हमें वो क्योंकि पॉपुलर हो गए। तो अपना खुद का तरीका निकालना होता है। और ऊपर वाले ने इतने लोग भेज दिया, आप देखो इस दुनिया में 8 अरब के आसपास पॉपुलेशन है, सबकी आवाज़ अलग है। उसकी फैक्ट्री कितनी कमाल की है कि वहाँ सबकी आवाज़ें अलग है, सबके चेहरे अलग है, सबके तरीके अलग हैं। तो जब ऊपर वाले ने तुम्हें यूनिक बना के भेजा भाई, तो तुम कॉपी में क्यों लगे हो, ऐसा मुझे लगता है। सो लाइव रेडियो का एक अलग चैलेंज होता है कि उसमें आपको अगर कोई गलती हो जाए तो कैसे मैनेज करते हैं? लाइव रेडियो में बेसिकली एक टर्म है कवर अप, जो आजकल काफ़ी लोग रियल लाइफ में कवर अप करते हैं। तो कवर अप ये है कि आप कितने खूबसूरती से चीज़ को ढक सकते हैं और पता ना चले कि ढक दी है गलती को बेसिकली। तो वो तो कई बार ही हो जाता है, पर वो तरीके आ जाते हैं अपने आप, करते करते आ जाता है लाइव रेडियो करते करते। कई बार किसी का आपने गलत बोल दिया, कई दफ़ा मेरे साथ हुआ 2-3 बारी कि सच में मैंने गलत ही बोल दिया। अब उस पर तो कुछ कवर अप नहीं है, तो मैंने ऑब्वियसली बोला कि सॉरी मुझे याद नहीं था, मैं भी तो इंसान हूँ, मुझसे गलती हो जाती है, मैंने गलत बोल दिया, ये सिंगर ये नहीं, ये वाले हैं, ये एक गाने के कंपोज़र का नाम ये है, ये नहीं है। तो वो मैंने एक्सेप्ट किया। तो कई बार आपसे गलतियाँ हो जाती हैं, ह्यूमन एरर होता है, उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। कई बार ऐसा ही है कि मैंने बोल दिया कि गाना अरिजीत सिंह ने गाया है, लेकिन आवाज़ क्या हुआ, अब गाना मैंने चलाया और अगला गाना आ रहा है अरिजीत सिंह की आवाज़ में। तो रेडियो चैनल में क्या होता है कि गाने का हुक होता है, मतलब छोटा पार्ट 4-5 सेकंड का, जिससे वो आइडेंटिफाई होता है कौन सा गाना आ रहा है। तो मान लो कोई गाना जो था उसमें अरिजीत के साथ फीमेल सिंगर भी है, तो फीमेल सिंगर की आवाज़ चल गई। तो मैंने बोला मैं आने वाला गाना माय एफएम पर है, अरिजीत सिंह की आवाज़ में, वो लड़की गा रही है, तो वो तो अरिजीत सिंह हो ही नहीं सकती है। तो मैं कहूँगा, अब आप सोच रहे हैं अरिजीत सिंह की आवाज़ को क्या हो गया, अरे भैया ये आवाज़ अंतरा मित्रा की है, साथ में अरिजीत सिंह है। तो जब आपने ऐसे कर दिया तो आपने उसको इंटरेस्टिंग बना दिया, तो वो तरीके आ जाते हैं, आप करते करते आप सीख जाते हो। तो इट्स लाइक दैट। सो अब कंटेंट बहुत नया आता रहता है, सो आप अपने आप को कैसे अपडेट रखें कि आपको जो भी नए ट्रेंड्स आ रहे हैं उनसे रिलेटेड आप बात कर पाएँ? उसके लिए आप अच्छे लोगों को फॉलो करें, आप अच्छा कंटेंट कंज्यूम करें, बिकॉज इनपुट इज़ द आउटपुट। गुलजार साहब ने भी कहा कि मैंने गालिब को बहुत पढ़ा, और गालिब साहब को पढ़ा, उनको उनके बारे में सुना, जाना, तभी मैं वो सब चीज़ें कर पाया। तो सबके साथ यही है, इनपुट आपका बेहतरीन होगा, आउटपुट ऑटोमेटिकली अच्छा होगा। तो आप जितने बेहतरीन स्पीकर्स हैं, बेहतरीन पॉडकास्टर्स हैं, अच्छे लोग हैं, जो एक्स पर, जो सोशल मीडिया ट्विटर जो होता था वो एक्स हो गया, अब उस प्लेटफॉर्म पे बहुत लोग हैं। अब यही है कि आप वहाँ जा कर के क्या कर रहे हैं, अब आप वहाँ जा कर के ट्रोल्स को फॉलो कर रहे हैं, उनके कमेंट्स पढ़ रहे हैं, तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अब वहाँ जा कर के इंटेलेक्चुअल जो लोग हैं, इंटेलेक्ट जो हैं, उनको पढ़ रहे हैं, उनकी इंटेलेक्चुअल बातें सुन रहे हैं, मतलब देख रहे हैं उस कंटेंट को, तो शायद आप बेहतर कर रहे हैं। सोशल मीडिया एक ऐसी दुनिया है जिससे आप अपने आप को 360 डिग्री चेंज कर सकते हैं। यू कैन बिकम अ रियली गुड पर्सन, यू कैन ईदर बिकम अ वेरी बैड पर्सन।
आप पर है कि आप कर क्या रहे हैं। इंटरनेट जो आपको मिल गया है, जो फ्री डेटा आ रहा है, उसका सही इस्तेमाल जिसने कर लिया वो सच में कमाल कर जाता है। तो जो आपका सवाल था उसका जवाब यही है कि आप सही लोगों से ज्ञान लें और उसको फॉलो करें। और उसके लिए आपको 2-4 आप जब सही करने लगोगे ना फॉलो, ऑटोमेटिकली आपका जो सोशल मीडिया एल्गोरिदम है ऑटोमेटिकली 10 और रेकमेंड करेगा कि बॉस आपको 3 ही अच्छे लोग पसंद आए, 7 और हैं पीछे। तो वो मदद आपकी सोशल मीडिया कर देगा। आपको बस वो करना। आप यूट्यूब पे गए, 4 वीडियो आपने अच्छे देखे, ऑटोमेटिकली 10 वीडियो नेक्स्ट लाइनअप ऐसे ही होंगे जो अच्छे होंगे। आप किसी फेमस ओरेटर को सुन लो, 10 अगले वीडियो वही आते हैं, क्योंकि यूट्यूब को लग रहा है बंदा अपने लाइफ को सुधारना चाह रहा है। अब आप कोई गंदा वीडियो देख लोगे तो, या कोई आपने ऐसा सस्ता फूहड़ सा जोक वाला कुछ देख लिया तो वो वैसे ही फूहड़ जोक, वल्गर जोक्स वाले लग जाएंगे। तो ये सोशल मीडिया के एल्गोरिदम ही ऐसी है। तो वो आपको ऊपर वाला भी ऐसे बनाना चाहिए कि अच्छे दोस्ती, बेसिकली संगत सुधारनी है, फ्रेंड सर्कल सुधारना है आपका। फ्रेंडशिप में से हम सर्कल सुधारते हैं फ्रेंड्स का, तो वैसा ही सोशल मीडिया है, वैसा ही किसी भी प्रोफेशन में जाना है आपको। आप आर्किटेक्ट बनना चाहते हो, आप बेस्ट आर्किटेक्ट से सीखोगे तभी तो अच्छा करोगे। तो आपके टीचर मेंटोर जो अच्छे होने चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। सो अब हम आते हैं लास्ट सेगमेंट पे, विच इज़ ड्रीम्स एंड मैसेजेस बाय कार्तिक भाई। सो सबसे पहले तो अपने लिसनर्स के लिए क्या आपका मैसेज है? मेरा मैसेज बड़ा सिंपल है। मैं हमेशा कहता हूँ ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी मेहनत के साथ, अपनी फैमिली के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। हमारी जो बॉडी है 5 एलिमेंट्स से बनी है और सक्सेस 3 एलिमेंट्स से बनी है। तो 3 एलिमेंट्स में एक तो ब्लेसिंग्स होती हैं, उसके बिना सच में कुछ नहीं हो सकता। हमने कोविड में देखा है। दूसरी चीज़ होती है आपका हार्ड वर्क। इफ़ यू आर नॉट डूइंग एनी वर्क एंड सेइंग कि यार ये हो जाए वो हो जाए, तो कुछ भी नहीं होने वाला, बैठे रहना आप। तीसरी चीज़ है आपकी फैमिली का प्यार, क्योंकि अगर आपने सब दुनिया जहाँ भी अचीव कर लिया और कोई आपके साथ सेलिब्रेट करने के लिए नहीं है, तो उस अचीवमेंट का भी कोई लॉजिक नहीं है, मतलब मुझे लगता है। तो ज़रूरी नहीं कि वो, मतलब आपके अपने होने चाहिए आपके साथ, जिन्हें आप अपना कहते हैं, जिनके साथ आप सेलिब्रेट करते हैं। तो वो ये सब चीज़ें बैलेंस जो हैं फिर मिलके सक्सेस बनती है, मुझे ऐसा लगता है। तो मुझे लगता है कि इन 3 चीज़ों के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जो इन 3 चीज़ों में प्योरिटी रखता है, सक्सेस खुद आती है उसके पास। कह रहे कहाँ बैठे हो तुम, यहाँ क्यों बैठे हो, चलो। तो वैसा है। सो अब आप ये बताएंगे, अब आपके गोल्स आगे के या नए प्लान्स क्या हैं? प्लान्स तो नहीं बताऊंगा मैं। अच्छा। प्लान्स तो नहीं बताने चाहिए, पूरे हो जाए फिर बताने चाहिए। तो प्लान्स तो हैं, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि मैं लोगों तक पॉजिटिविटी पहुंचाऊं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जहाँ तक मैं नहीं पहुँचा हूँ, जहाँ तक मेरी बातें नहीं पहुँची, कहानियाँ नहीं पहुँची हैं, या कहानियाँ पहुँच गई तो मैं उनसे नहीं मिला हूँ। मैं उनसे मिलूँ, उनसे बात करूँ, वो मुझे बताएं वो क्या सोचते हैं। तो हम मिलके एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करें, पॉजिटिव सोसाइटी बनाएं। बिकॉज बहुत सारी नफ़रत, बहुत सारी जो बातें हैं दुनिया में ऑलरेडी चल रही हैं। और अभी तो ऐसा माहौल बन गया है कि हर कोई आदमी पहले ही परेशान है घर में, बाहर और परेशानी है। तो दुनिया जहाँ की समस्या है उसके साथ चिपक गई है। तो मुझे लगता है कि लोगों तक पॉजिटिविटी पहुँचाऊँ, बस यही मेरा मकसद है। और मैं उन तक पहुँचूँ, उनकी बातें सुनूँ, क्योंकि सुनना भी बहुत, कई बार आपको बोलना नहीं, आप सिर्फ सुन लोगे ना तो भी आदमी अच्छा फील करता है। मैं तो किसी को मेरे ऊपर गुस्सा आता है, मैं बोलता हूँ मुझे सुना दो आप, अब अच्छा लग रहा है, बोलो अच्छा लग रहा है, गुड, ऐसे रहा करो। तो वो है कहानी। तो लाइफ में कई बार ऐसा होता है ना कि हमेशा बड़े बनने की भी चाहत नहीं होनी चाहिए। छोटे बन जाओ यार, सब उसी के बच्चे हैं। वो बड़ा भाई छोटा भाई कोई मैटर नहीं करता। तो दिल बड़ा कर लेना चाहिए। राइट। सो अगर एक लाइन में एस्पायरिंग आरजेज को आपको कोई एडवाइस देनी हो? एडवाइस यही होगी कि आवाज़ अच्छी होती है तो कुछ लोग सुनते हैं, बात अच्छी होती है तो बहुत सारे लोग सुनते हैं। बात पर काम करना शुरू करो, कंटेंट पर काम करना शुरू करो। कई सारे ऐसे रेडियो जॉकीज़ पॉपुलर हुए हैं जिनकी आवाज़ अच्छी नहीं है, जिनकी आवाज़ अगर आप सुनोगे तो शायद आप उनको ऑडिशन से ही बाहर कर दोगे कि भाई तू तो रहने दे, तेरी आवाज़ में ना है दम। लेकिन ऐसे लोग बहुत पॉपुलर हुए क्योंकि उनकी बात में बहुत दम था, उनके तरीके में बहुत दम था। या तो उनका कंटेंट बहुत अच्छा था, या उनका मॉड्यूलेशन बहुत अच्छा था, उनका हंसाने का तरीका बहुत अच्छा था, उनकी बात पहुंचाने का बहुत अच्छा तरीका था। तो दुनिया में यही लोग पॉपुलर होते हैं जिनकी बात में वाकई में दम होता है। तो क्रिकेट में भी कहते हैं ना कि वो हाइट पर्सनैलिटी मैटर नहीं करती। सचिन तेंदुलकर छोटा कद कमाल कर गए। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो कमाल कर जाते हैं। तो कमाल करने के लिए बस आपके अंदर कन्विक्शन होना चाहिए और आपकी बातों में दम होना चाहिए। तो आप इस फील्ड में अगर ग्रो करना चाह रहे हैं, अपना कॉन्टेंट जो उस पर काम करें। बहुत अच्छा लिखा जा चुका है ऑलरेडी दुनिया में, आप उसे पढ़ लें और लोगों तक पहुँचा दें, उसमें भी आपका जो है काम हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है ये है कहानी। थैंक यू सो मच फॉर दिस कार्तिक भाई। बट अब एक रैपिड फायर राउंड लेंगे छोटा सा। तो पहला क्वेश्चन, आपका फेवरेट आरजे या कोई पॉडकास्ट होस्ट अदर देन योरसेल्फ? आरजे सिड जो मैंने बताया, आरजे सिद्धू, उनको मैं बहुत एडमायर करता हूँ। आरजे जीतूराज हैं मुंबई में, वो भी बेहतरीन रेडियो जॉकी हैं। पॉडकास्टर की मैं बात करूँ तो राज शमानी बहुत अच्छा कर रहे हैं, और भी लोग हैं जो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं।
ठीक है, अब आप बताएं मोस्ट प्लेड सॉन्ग ऑन योर प्लेलिस्ट करंटली, और अगर आप गाकर सुना दें 2 लाइन तो मज़ा आ जाएगा। के तो नहीं, गाना तो है वे हानियाँ, गाना जो है वही बहुत मुझे पसंद है। गाना मुझे थोड़ा सा याद नहीं आना, ना 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 नहीं बेवजह मिल दे तेरे च कोई गल है साहिबा। फिर मैं लिरिक्स बोल रहा हूँ ना, नैनू तो बेवजह मिल दे, हाँ हासी तेनू तां मिल दे होंदा सुखों की मैनू पता नहीं, मैं तो भूल रहा हूँ बट वे हानिया वे दिल जानिया तू नेड़े नेड़े रे ना दूर किथे जा। और एक और गाना है तुमसे ही फ्रॉम जब वी मेट, वही मुझे बहुत पसंद है। आओगे जब तुम हो साजना भी बहुत पसंद है। आओगे जब तुम हो साजना अंगना फूल खिलेंगे बरसेगा सावन बरसेगा सावन झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे। बहुत सुकून की बातें हैं ये, मैं थोड़ा फास्ट मोड में हूँ अभी इसलिए नहीं इतना बट अच्छा नहीं कमाल आवाज़ आपकी, और थैंक यू। ज़बरदस्त। तो गाने बहुत अच्छे हैं, सारे अच्छे गाने, बट अभी वे हानियाँ बहुत ज़्यादा सुन रहा हूँ मैं, और एक तुमसे जो गाना है तेरी बातों में सा उलझा जाएगा वो भी ज़्यादा सुन रहा हूँ। वन हैबिट दैट कीप्स यू ग्राउंडेड। वन हैबिट दैट कीप्स मी ग्राउंडेड, मैं तो ग्राउंडेड ही आदमी हूँ मेरे अंदर कोई, मुझे पता नहीं क्या हैबिट है। हैबिट यही है कि मैं सबका सम्मान करता हूँ। कोई भी मेरे लिए कोई प्रोफेशन मैटर नहीं करता, मेरे लिए व्यक्ति मैटर करता है। मुझे लगता है कि हम सब उसके बनाए बंदे हैं, तो उसने जो अपने बच्चों में फ़र्क नहीं किया तो हम क्यों कर रहे हैं फ़र्क। और हमें सबसे प्रेम से मिलना चाहिए, ऐसा इंसान बनना चाहिए जब आप कहीं जाओ तो सामने वाले के चेहरे पे मुस्कान आए। ऐसा नहीं बनना कि यार ये क्यों आ गया वापस। तो वो जब आपके अंदर हैबिट आ जाती है ऑटोमेटिकली, कोई आपसे हेलो नहीं कर रहा तो आप कर लो। ये फॉरेन में, बिकॉज आप भी बहुत देशों में रहे तो आपने नोटिस किया होगा फॉरेन में ये कल्चर है कि दे ऑलवेज ग्रीट यू विद अ स्माइल। हमारे यहाँ पे दिक्कत ये है कि हंस क्यों रहा है हमारे यहाँ तो कलेश हो जाता, मुझे हंस के क्यों देख रहा। तो हमारे यहाँ समस्याएं उल्टी हैं, तो मुझे लगता है कि हंस के मिलो, हेलो करो। ओके, सो मॉर्निंग शो और लेट नाइट होस्टिंग, योर पिक। लेट नाइट शो मैंने होस्ट किया, वो भी मुझे बड़ा पसंद आया, मैं फिर से होस्ट करना चाहूँगा। आहा ज़िंदगी नाम से हमने किया था कोविड के टाइम पे, पॉजिटिविटी स्प्रेड कर रहे थे हम उस शो में, रेडियो पे 2 घंटे का शो था, बहुत बहुत प्यार मिला उस समय भी। तो मैं कभी मौका मिलेगा तो वो करना चाहूँगा फिर से। सो वन वर्ड फॉर योर फैंस, एक शब्द अगर आपको सुकून। चूज करना। सुकून, क्या बात है, क्या बात। लास्ट थिंग दैट यू गूगल्ड। लास्ट थिंग विच आई गूगल्ड, अभी लहजा हमने सर्च किया, तो लहजा का प्रोनाउंसिएशन सर्च किया, तो लहजा जो है, एक लहजा तो है, एक तो लहजा होता है जो हमारा तरीका है, तो उसमें नुक्ता नहीं है, और एक लहजा है जिसका मैं मतलब भूल रहा हूँ क्या मतलब था, मैं मिस कर रहा हूँ कुछ। एक लहजा, 2 हैं लहजा में, एक लहजा है जिसमें नुक्ता है और एक दूसरा लहजा है। तो लहजा क्या, लहजा है जो ढंग जो है, बेसिकली तरीका जो है, मैनर जो है, उसे लहजा ही बोलते हैं, उसमें नुक्ता नहीं है। तो वो अभी हमने सर्च किया, जैसे बातचीत। क्या बात है। सो इफ अच्छा नॉट, सर्च किया मैंने हाँ नहीं बढ़िया, ये मैं भी अभी और सर्च करूंगा। सर्च कर लूँगा। नहीं कुछ ऐसा उल्टा पुल्टा सर्च नहीं करके आया हूँ मैं, ये बता रहा हूँ। बताने में भी आपको रियल रहता तो याद एक्सपेक्टेड रहता। है। हाँ जी। सो इफ नॉट आरजे देन व्हाट। आरजे नहीं होता तो मैं शायद सीईओ बन जाता किसी कंपनी का, क्योंकि मेरा लास्ट ड्रीम सीईओ बनने का था। उसके बाद मैंने आरजे का सोचा। बीबीए करने जब मैं आया तो मैंने वो मीडिया वाला पीछे रख दिया था, बैक सीट पे चला गया था वो सपना। मैंने कहा यार अब जब बीबीए कर ही रहे हैं तो अब मीडिया तो होगा नहीं, अब तो अपन बीबीए कर रहे हैं, फिर एमबीए करेंगे मार्केटिंग में और फिर करेंगे कुछ। तो मैंने कहा जब बीबीए ही कर रहे हैं तो सीईओ बनेंगे कंपनी के। पर तब क्या हुआ कि फिर मैंने आरजे सेट को सुन लिया, फिर वो रेडियो वाला आ गया, तो फिर मैंने कहा अब आरजे ही बनना है, और वो सपना मैंने शिद्दत से फॉलो किया, तो वही कमाल हुआ। हाँ, सो कृपा। सो वन ऑफ योर सीक्रेट टैलेंट्स जिसके बारे में लोगों को नहीं पता है, क्योंकि सिंगिंग तो अब पता चल चुका है। हाँ पता चल गया, वो यही मैं हाँ, जवाब तो देने इसके वाला था। अलावा कुछ और? सीक्रेट तो ऐसा कुछ भी टैलेंट नहीं है। लिखना मुझे पसंद है, वो मैंने लिखी थी किताब, तो वो भी पता चल गया। गायकी पसंद है, गायकी पे काम करूँगा। अभी मेरी गायकी अमेच्योर वाली है। कुकिंग वगैरह तो मुझे पोहा बनाने के अलावा कुछ नहीं आता और वो भी मैंने बहुत पहले बनाया था, तब याद भी नहीं कैसे बनाया था। दाल बनाई थी मैंने एक दिन अच्छी। तो सीक्रेट टैलेंट में तो कोई टैलेंट नहीं है। मैं सपने बहुत देखता हूँ, मुझे सपने देखना पसंद है। मुझे रोज़ सपने आते हैं बहुत, और मुझे पता नहीं क्यों होता है मेरे साथ। रोज़ मुझे सपने याद भी रहते हैं कि क्या हुआ आज, क्या हुआ मैंने देखा। मैं 2 घंटे दिन में सोया तो मुझे याद रहता है। तो बेसिकली आप ये कह सकते हो कि मैं हमेशा एक इमेजिनरी वर्ल्ड में जी रहा होता हूँ,
और ये अच्छा भी है, अपने अंदर के बच्चे को ज़िंदा रखना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि बच्चा ज़िंदा रहता है तो खुश रहते हैं, क्योंकि दुनिया परेशान करने के लिए बहुत है। तो अंदर सपने देखते रहो, मस्त रहो, अपने सपनों में खुश रहो, कहीं तो खुश रहो यार। तो ऐसा मेरा मानना है। So, most inspiring book that you have read? मोस्ट इंस्पायरिंग बुक की हम बात करें, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड किताब बहुत अच्छी लगी मुझे, और मैं उसमें यकीन भी रखता हूँ, क्योंकि वैसा कुछ मेरे साथ भी हुआ है, होता है वो। हाँ, सबकॉन्शियस माइंड ऑलवेज प्लेज अ बिगर रोल इन योर लाइफ। आप उसे कई बार नहीं समझ पाते, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है लगातार। Okay, and the last one. Define RJ Karthik in one line. इन वन लाइन इन वन लाइन तो यही I है know इस पे कि किताबें लिखी जाएंगी, but नहीं नहीं नहीं, आरजे कार्तिक इन वन लाइन, लाइफ गोज ऑन सो जस्ट कीप गोइंग। so thank you so much Karthik bhai, it was lovely talking to you. ये अपने आप में एक मास्टर क्लास थी for those students who are aspiring to get into RJ or this industry. It was truly a master class. Karthik bhai, once again thank you, आपसे मिलकर और आपकी जर्नी सुनकर आज सिर्फ इंस्पिरेशन नहीं मिली, एक डायरेक्शन भी मिला है। आपने ये साबित कर दिया कि माइक के पीछे सिर्फ आवाज़ नहीं होती, एक मिशन होता है, एक जज्बा होता है। From being the voice of millions to becoming the reason behind their morning smile, you have turned storytelling into a movement of motivation. आपकी बातें ना सिर्फ आरजेज के लिए बल्कि हर यंग ड्रीमर के लिए एक रोड मैप है, to rise, to find purpose and to stay grounded more than anything else. So thank you for sharing not just your wins but your wisdom too. थैंक यू सो मच, सेम हियर, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। And to all my switchers watching this, याद रखिए चाहे माइक हो या जिंदगी, स्टोरी वही चलती है जो दिल से निकले और दूसरों के दिल को छू जाए। और जाने से पहले ये रहा आज का स्विच नगेट, आवाज़ तब तक याद रहती है जब तक उसमें जज्बात जिंदा होते हैं। यह है स्विच टॉक, जहां हर करियर का राज खुलता है। मैं हूं अकील खान, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नए मेहमान के साथ, एक नए पर्सपेक्टिव के साथ। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखें और अपने सपनों को सीरियस लेना ना भूलें।